हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट्स। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट कवर किया है इसमें। अगर कुछ छूटता है तो हम उसको नेक्स्ट में देख लेंगे, बट इसमें मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। आपके लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसमें होंगे। तो वन लाइनर के थ्रू हम देखेंगे। तो इसके पहले मैंने गर्ल्स वर्दी का भी वन लाइनर कराया था, 150 था। एंड देन मैंने क्या कराया था, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का 150। ठीक है, मतलब वो फैक्ट थे और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आज की जो ये वीडियो होगी ना, ये भी आपके 200 होंगे, लेकिन जितना हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो टर्म्स हैं, इसमें जो फैक्ट है ना लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स के, तो ये आपके ना लगभग आई थिंक 200 होंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम जितना कर ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनानी है। 1 घंटे के अंदर जितना भी हमारे फैक्ट्स हो जाएंगे उसी पे मैं एंड कर दूँगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, जल्दी कर लेंगे और जहाँ पे ज़रूरत रहेगी एक्सप्लेन भी करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है, जो फैक्ट वाला मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का फैक्ट वाला भी जल्दी डाला था, 2 दिन हुआ होगा, अब जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। सारे फैक्ट्स हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के, जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, एलटी। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आज का सेशन है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, यूजीसी नेट तक का, ये पूरा वहाँ तक का भी पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला जो पॉइंट्स है क्वेश्चन के माध्यम से है, क्वेश्चन एंड आंसर है। तो पहला जो पॉइंट्स है, व्हाट इज़ अ 14 लाइन पोयम रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। तो वो 14 लाइन की पोयम बताना है कि वो 14 लाइन की पोयम होती है जो लिखी किस में जाती है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे सोनेट कहते हैं। ये याद रखना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसे क्या कहते हैं, उसे सोनेट कहते हैं। सोनेट क्या होती है, एक 14 लाइन की एक छोटी सी पोयम होती है। इसकी ओरिजिन कहाँ पे हुई थी, तो इसका ओरिजिन यानी कि इसकी उत्पत्ति, ये शुरुआत कहाँ से इसकी हुई, तो इटली में हुई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें आमतौर पर ना एक स्पेशल क्या होता है, राइम स्कीम होती है और एक स्पेशल मीटर होता है। मीटर कौन सा होता है, तो आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है, ये ध्यान रखना है। और ये जो पोयम है ना, ये पोयम की जो थीम होती है वो लव पर होती है, यानी कि लव पर लिखा जाता है एंड ब्यूटी पर भी लिखा जाता है। पेट्रार्क से शुरू होती है, मतलब ये आपके इटली से शुरू होती है। पेट्रार्क जो जिनको लव पोयम लिखना अच्छा लगता था वो लव पोयम लिखते थे। ठीक है, तो इनका थीम, इस पोयम की थीम क्या होती थी, तो लव है, ब्यूटी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कोई आपका जो डीप दार्शनिक विचार जैसे थीम हुआ करती थी, इस पे लिखी जाती थी सोनेट। और ये मेनली अगर देखा जाए तो 2 टाइप्स हैं सोनेट के, एक आपका पेट्रार्कन जिन्हें हम इटालियन कहते हैं, एक आपका शेक्सपियरियन जिन्हें हम इंग्लिश कहते हैं। खैर इसको पढ़ेंगे जब हम सोनेट का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे ना, आपके एलटी में है ना सोनेट का टॉपिक, वो पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से हम इसको क्लियर करेंगे। खैर आज का जो फैक्ट है, तो फैक्ट वाइज ही हम जल्दी चलेंगे। व्हाट इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोयम सेलिब्रेटिंग अ हीरोज डीड्स। लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, सबसे पहले ये जान लेना है कि ये लॉन्ग नैरेटिव पोयम है और ये सेलिब्रेट क्या करती है, हीरो की डीड, यानी कि जो हीरो होता है, जो प्रोटैगनिस्ट होता है, उसके कार्यों को ये सेलिब्रेट करती है। तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी कि उसके वीरतापूर्ण कार्य काम होते हैं, उसका जश्न मनाती है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम ये याद रखना है, उसे हम एपिक कहेंगे। ये आपने याद रखना है। एपिक क्या होता है, एपिक को हिंदी में हम महाकाव्य बोलते हैं, जैसे कि आपका रामायण हो गया एंड महाभारत हो गया। तो एपिक जो है ये बहुत लंबी कविता होती है, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट, ये बहुत लंबी कविता होती है जो एक कहानी कहती है। और इसका जो विषय होता है, इसमें भी एपिक में एक कहानी होती है, मतलब एक कहानी कहती है, कहानी बताया जाता है। इसका जो थीम होता है ना, इसका थीम ना थोड़ा ग्रैंड रखा जाता है, भव्य होता है। इसकी जो थीम होती है ग्रैंड होती है। और इसका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो इसका होता है वो सीरियस होता है, ये ध्यान रखना है। इसका सब्जेक्ट जो होता है ना वो सीरियस होता है। ठीक है, सीरियस होता है। और ये अक्सर किसी ग्रेट हीरो या देवता के असाधारण कार्यों का वर्णन करती है, जैसे कि होमर का द इलियड, ओडिसी। भारत में हम देखेंगे तो रामायण, महाभारत, ये सब क्या हैं, ये सब एपिक हैं, जैसे कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट। व्हाट इज़ अ पोयम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा कम कर दूँ, बहुत, ठीक है, इतना सही है, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाता सही नहीं रहता। व्हाट इज़ अ पोयम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन टिपिकली अ लेमेंट फॉर द डेड। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एक ऐसी पोयम है
ठीक है, एक ऐसी पोयम है जिसका सीरियस रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि गंभीर चिंतन करने वाली पोयम क्या कहलाती है, जो आम तौर पर अगर देखा जाए टिपिकली ये किसी डेड पर्सन के लिए एक विलाप है, एक शोक गीत होती है, यानी कि डेड पर्सन के लिए लिखी जाती है, उसके विलाप में, उसके शोक में। इसे हम एलेजी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। एलेजी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शोक गीत बोलते हैं। एलजी भी एक उदास और चिंतनशील पोयम होती है, यानी कि अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो एलजी एक मौनफुल सॉन्ग होती है। ठीक है, मौनफुल सॉन्ग होती है या फिर लेमेंट सॉन्ग होती है, जो स्पेशली अगर देखा जाए तो किसी के डेथ पर शोक व्यक्त करने के लिए लिखी जाती है। ठीक है, ये लॉस या दुख या नस्वरता जैसे विषयों पर सेंटर्ड भी होती है, यानी कि लॉस अगर हो गया तब भी आप लिख सकते हो, दुख है तो तब भी। और किसी डेड पर्सन, किसी नियर डियर के डेथ पर आप विलाप कर रहे हो, शोक मना रहे हो, तो उस पर लिखी जाती है एलेजी। व्हाट इज़ अ लिरिकल पोयम ऑफन ऑफ अ सीरियस और मेडिटेटिव नेचर एड्रेस टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम ओड कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, एक लिरिकल पोयम होती है, गीतात्मक कविता होती है, जो अक्सर कैसी होती है, इसका भी जो सीरियस सब्जेक्ट जो होता है ना, वो कैसा होता है, सीरियस होती है। ठीक है, ये सीरियस होती है और कैसी होती है, थोड़ी सी मेडिटेटिव नेचर की होती है, यानी कि मेडिटेटिव मतलब ध्यान मग्न नेचर की होती है। और ये किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को क्या करती है, एड्रेस करती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ओड कहते हैं। ये ध्यान रखना है। ओड एक ऐसी पोयम है जिसमें जो पोएट होता है वो किसी पर्सन, किसी वस्तु, किसी स्थान, हिंदी में बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, किसी पर्सन, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी विचार को सीधे क्या करता है, एड्रेस करता है और उसकी तारीफ़ करता है। इसका जो टोन होता है ना, इसका टोन कैसा होता है, सीरियस होता है और एलिवेटेड होता है। जैसे कि जॉन कीट्स के जैसे ओड है, ओड एन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू अ नाइटिंगेल, मतलब जिसके बारे में, जिसको ये एड्रेस कर रहा है ना, उसी की तारीफ़ किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे ओड टू अ नाइटिंगेल की मैंने बात की, तो नाइटिंगेल की तारीफ़ हो रही है। इसमें जो कीट्स हैं उन्होंने डायरेक्ट नाइटिंगेल को क्या किया है, एड्रेस किया है और नाइटिंगेल की ही बात कर रहे हैं, नाइटिंगेल की ही तारीफ़ कर रहे हैं, उन्हें ही संबोधित किया है। समझ में आया, ये होता है ओड। बस थोड़ी सी चीज़ याद रखनी है, इसका जो टोन होता है थोड़ा सीरियस होता है, एलिवेटेड स्टाइल में होती है ये भी। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ अ सॉन्ग और सॉन्ग लाइक पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफ एन एडवेंचर और रोमांस। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वह सॉन्ग क्या है या सॉन्ग जैसी पोयम क्या है जो कहानी बताती है, और ये अक्सर कैसी होती है, एडवेंचर होती है और रोमांस भरी होती है, यानी कि इसमें रोमांच भी होता है, प्रेम भी होता है, दोनों होता है। और ये कोई सॉन्ग ही होती है या फिर यूँ बोलो कि ये सॉन्ग लाइक पोयम ही होता है, जो कि एक कहानी बताती है। इसे हम बैलेड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। बैलेड क्या है, एक नैरेटिव पोयम होती है, ये ध्यान रखना है, जिसे गाया जा सकता है, गा के बताया जाता, उसमें भी एक कहानी होती है, कहानी कहा जाता है लेकिन गा के बताया जाता है। एक नैरेटिव पोयम ये भी होती है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहानी सुनाई जाती है, जो अक्सर इसमें जो डायलॉग होते हैं, इसमें ना रिफ्रेन होता है, यानी कि दोहराव होता है, यानी कि बार बार एक वर्ड अगर आपने बताया है, एक सेंटेंस बताया, फिर से उसी चीज़ को बताया जाएगा, रिफ्रेन का यूज़ होता है, इसमें डायलॉग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिंपल लैंग्वेज में होती है और इसमें अक्सर डायलॉग्स होते हैं, रिफ्रेन होता है, और ये फोक टेल का एक महत्वपूर्ण पार्ट रहा है बैलेड, ये याद रखना है। व्हाट इज़ अ शॉर्ट पोयम एक्सप्रेसिंग पर्सनल थॉट्स और फीलिंग। ये रोमांटिसिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो रोमांटिक पोएट थे हमारे वर्ड्सवर्थ वगैरह, तो ये लिरिक का ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि उन्होंने फीलिंग, नेचर, भावना पर ही जोर दिया था। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि ये शॉर्ट पोयम होती है जो क्या करती है, पर्सनल थॉट और फीलिंग को बताती है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे लिरिक कहते हैं। लिरिक एक ऐसी पोयम होती है ना, जो कहानी कहने के बजाय पोएट की, राइटर की अपनी भावनाएं, अपनी मनोदशा या अपनी विचारों को व्यक्त करती है। ठीक है, ये थोड़ी सी कैसी होती है, मेलोडी होती है, और अक्सर ये पहले यानी कि फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है, ये ध्यान रखना है। ये लिरिक की बात कर रही हूँ। इसमें जो राइटर होता है ना, राइटर का पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग शामिल होता है। राइटर अपने पर्सनल थॉट और फीलिंग को बताता है। और लिरिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब थी, ये भी पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा पीक पर रोमांटिक पीरियड में थी, क्योंकि रोमांटिक पीरियड के जो थे ना आपके वर्ड्सवर्थ वगैरह, वो भावना पे ज़्यादा जोर देते थे ना, नेचर, भावना, इमोशन, नेचर, इन सभी पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। रोमांटिक पीरियड, जैसे कि लिरिक आपका ये देख सकते हो, सॉलिटरी रीपर, वो लिरिक ही तो है। उसमें वर्ड्सवर्थ क्या बता रहे हैं, अपने पर्सनल थॉट्स, फीलिंग्स, उस सॉन्ग को सुनकर उनके साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ 3 लाइन जापानीज पोयम विद अ 575 सिलेबल स्ट्रक्चर। तो जो जापानीज पोयम है ना, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 लाइन की होती है। ठीक है, ये कितनी लाइन की होती है, 3 लाइन की होती है। 1 मिनट,
3 लाइन्स की होती है, जापानीज पोयम है। जापानीज पोयम है विद अ 5-7-5 सेलेबल स्ट्रक्चर, यानी कि 3 लाइन में होंगी। पहले में कितने सेलेबल पाएंगे? 5, एंड सेकंड में 7 सेलेबल, फिर थर्ड में भी आपका 5 सेलेबल होगा। ठीक है, ये एक जापानीज पोयम है जिन्हें हम हाइकू कहते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हाइकू पोयम होती है ना, ये नेचर से बड़ी जुड़ी होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, नेचर से बहुत गहराई से जुड़ी होती है हाइकू पोयम। राइटर का क्या होता है ना, जैसे कि नेचर से अगर वो बहुत जुड़ा हुआ है, जैसे कि नेचर को कोई चीज़ देखकर, जैसे बारिश हो रही है, या मौसम को देखकर, जैसे कि सर्दी है, गर्मी है, या हवा चल रही है, या फूलों को देख रहा है राइटर, तो वो सब देखकर राइटर के मन में जो सेंस निकल रहा है, जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना, उसी भाव को एक्सप्रेस करने के लिए वो एक हाइकू लिखता है। समझ में आया? उसे ही कहा जाता है हाइकू। और ये 3 लाइन्स की होती हैं, जिसमें आपके पहली लाइन में 5 सेलेबल मिलेंगे, 5 अक्षर के होंगे, एंड सेकंड में 7 सेलेबल, एंड थर्ड। तो ये आपके टोटल हो जाते हैं ना, टोटल आपकी ये हो जाती है 17 सेलेबल की। ठीक है, ये 17 सेलेबल की ये जापानीज पोयम होती है, याद रखना, हाइकू। और ये नेचर से बड़ी गहराई से जुड़ी होती है, मैंने भी बताया। नेचर को देख के राइटर के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, नेचर को क्या, जैसे कि बारिश हो रही है, मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, सर्दी को देख के, या फिर गर्मी है, या फिर फूलों को देख के, सूरज को देख के, चाँद को देख कर, जो भी राइटर के मन में जो देख कर जो भावना उत्पन्न होती है, उसी भावना को वो एक्सप्रेस करने के लिए एक हाइकू लिखता है, एक पोयम लिखता है, जिसका नाम रहता है हाइकू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। What is a humorous 5-line poem with the rhyme scheme AA? इसे हम क्या कहेंगे? ये याद रखना है, ये एक ह्यूमरस 5 लाइन की पोयम है, 5 लाइन की पोयम होती है। और कैसी होती है? ह्यूमरस पोयम होती है। ठीक है, कैसी होती है? ह्यूमरस पोयम होती है, ये ध्यान रखना है। एक मिनट। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये 5 लाइन की पोयम होती है, ह्यूमरस पोयम होती है। इसकी राइमिंग स्कीम याद रखना है AA, यानी कि जैसे ये 5 लाइन की, 5 और एक ही स्टैंजा की होती है, वो स्टैंजा 5 लाइन का होता है, ये ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे हुआ, ये 5 लाइन हुआ। अब 5 एक ही स्टैंजा की ये पोयम होती है 5 लाइन की, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें जो आपकी राइमिंग बैठेगी ना, जैसे कि इसमें ए हो जाएगा, इसमें भी आपका ए हो जाएगा, और तीसरी लाइन में बी, चौथी लाइन में बी, फिर लास्ट वाली लाइन में भी आपका ए हो जाएगा। यानी कि इसकी जो फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, और इनकी 5th लाइन है, ये एक दूसरे से राइम करेंगी। और इसकी जो 3rd लाइन है, 4th लाइन है, ये एक दूसरे से राइम करेंगी, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकेंड एंड 4th, ये जो तीनों में लाइनें, ये कितने फिट में होता है? 3 मेट्रिकल फिट में यूज़ होता है। इसमें कितना फुट यूज़ हुआ है? तो 3 मेट्रिकल फिट यूज़ हुआ है, ये याद रखना है इसमें। और ये 3rd एंड 4th में 2 मेट्रिकल फुट यूज़ हुआ है। ये किस मीटर में यूज़ हुआ है, मतलब इसको किस मीटर में लिखा जाता है? तो ये याद रखना, एनापेस्टिक मीटर में लिखा जाता है, लिखा जाता है लाइमरिक को, ये ध्यान रखना। एनापेस्टिक क्या? उसमें जिसमें 3 सेलेबल पाए जाते हैं ना, पहला जिसमें 3 एनापेस्टिक, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, एनापेस्टिक में होता है जिसमें आपके 3 सेलेबल पाए जाते हैं। पहला वाला दोनों अनस्ट्रेस होता है, लास्ट वाला स्ट्रेस होता है, ये होता है, ये इसमें लिखी जाती है, ये ध्यान रखना। कुछ पॉइंट्स हैं, इससे आप लाइमरिक से इतना चीज़ें याद रख सकते हो। जैसे कि इसमें पूछा जाएगा कि लाइमरिक क्या है, तो लाइमरिक एक ह्यूमरस पोयम है, 5 लाइन की एक ह्यूमरस पोयम होती है। इसकी राइमिंग स्कीम AA होता है। एंड ये किस मीटर में लिखी जाती है? तो एनापेस्टिक मीटर में लिखी जाती है। एनापेस्टिक में क्या होता है? 3 सेलेबल पाए जाते हैं। कितने सेलेबल एनापेस्टिक में? तो 3 सेलेबल पाए जाते हैं। ठीक है, 3 आपके सेलेबल पाए जाते हैं। और पहला आपका दोनों अनस्ट्रेस होता है, लास्ट में स्ट्रेस होता है, इतना ध्यान रखना है। और इसकी जो पहली एंड दूसरी एंड 5वीं लाइन एक दूसरे से राइम करती हैं, और तीसरी और चौथी एक दूसरे से राइम करती हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और कौन सा फुट इसमें यूज़ होता है? पहली, दूसरी एंड 5वीं लाइन में 3 मेट्रिकल फुट का यूज़ होता है, और तीसरी और चौथी में 2 मेट्रिकल फुट, ये याद रखना है। और पॉइंट्स क्या याद रख सकते हो आप? एक मिनट, इसको मिटाऊँ मैं। और पॉइंट्स आप याद क्या कि लाइमरिक के लिए कौन सा राइटर जाना जाता है? तो एडवर्ड लीयर। अभी उस दिन मैंने पढ़ाया था ना ये वाला, एडवर्ड लीयर जाने जाते हैं। इन्होंने ही फेमस किया है लाइमरिक पोयम को, सबसे ज़्यादा इन्होंने ही फेमस किया है, एडवर्ड लीयर। और एडवर्ड लीयर किसके लिए जाने जाते हैं? लाइमरिक के लिए जाने जाते हैं। एक तो नॉनसेंसिकल ड्रामा के लिए जाने जाते हैं, नॉनसेंसिकल ड्रामा। तो ये ध्यान रखना, कुछ पॉइंट्स हैं आपके लाइमरिक से। ठीक है,
लिमरिक या लाइमरिक, जो भी आप बोलो। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हाट इज़ अ पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी? ऐसी पोयम जो कहानी कहती हो उसे नैरेटिव पोयम कहते हैं। भाई नैरेटिव से आपको याद होना, नरेशन हो रहा है, कहानी कही जा रही है। तो पोयम में पोयम भी है और पोयम के थ्रू कहानी, एक पोयम है, एक कविता है जिसमें कहानी बताई जा रही है, वो होता है नैरेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना, नैरेटिव पोयम। ये थोड़ा सा ना, ये कैसी होती है जिसमें जैसे आप बोल सकते, मतलब ये पोयम में होती है, मतलब ये पोयम, इसमें पोयम शामिल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कहानी बताना। जो नैरेटिव पोयम होती है इसमें कहानी जरूर होते हैं, इसमें कैरेक्टर्स, प्लॉट, सेटिंग सब होते हैं। नैरेटिव में क्या होते हैं आपके? कैरेक्टर्स, ये भी ध्यान रखना है, कैरेक्टर्स, प्लॉट, सेटिंग्स सब होते हैं। कहानी की तरह जैसे आप ड्रामा वगैरह देखते हो, लेकिन ये पोयम में होते हैं, वर्ड्स में होते हैं, ये ध्यान रखना है। और जो आपके नैरेटिव पोयम कौन कौन सी हैं? जैसे कि एपिक, एपिक बैलेड है, तो लिखी तो जाती हैं वर्ड्स में, दोनों ही लिखी जाती है, लेकिन दोनों ही कहानी कहती हैं, दोनों ही कहानी बताती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि एपिक आप देख सकते हो पैराडाइज लॉस्ट में, क्या कैरेक्टर नहीं है, क्या कहानी नहीं है, है ना? उसी तरह। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, इतना मैं समझाऊंगी तो कहाँ कितना टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका नैरेटिव पोयम। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अगला जो पॉइंट है, व्हाट इज़ अ पोयम इन विच वन स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट लिसनर? इसे हम क्या कहते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग। मैंने अभी पढ़ाया है इसको, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाया है, और एलटी के लिए, स्पेशल एलटी के लिए पढ़ाया, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा इसको भी। ठीक है, फ्री में है, सब चीज़ें यूट्यूब पे है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि जाके देखो। आप जो नहीं देखा है उनकी बात कर रही हूँ, जाके देखो, आपको सब कुछ फ्री में मिल रहा है। डेमो है, डेमो क्या है उसी तरह वो चलता रहेगा आपके एलटी के लिए, तो वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो देखिए। लेकिन नहीं, आप लोग देखेंगे कहाँ पे, है ना? आप लोग को जहाँ ज़्यादा पैसा लगेगा वहीं देखेंगे। खैर चलिए नेक्स्ट पे। अच्छा, ड्रामेटिक मोनोलॉग को मैंने समझाया है अच्छे से। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक सिंगल स्पीकर होता है और एक साइलेंट लिसनर से वो बात कर रहा था। ये जो साइलेंट लिसनर होता है ये बोलता नहीं है, और ये जो वन स्पीकर होता है ना, ये एक ना फिक्शनल कैरेक्टर होता है, ये ध्यान रखना है, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है। ठीक है, राइटर खुद नहीं होता है। राइटर जो होता है ना, राइटर खुद नहीं होता है, राइटर कोई फिक्शनल कैरेक्टर रख देता है, और एक साइलेंट लिसनर होता है। तो ये ध्यान रखना, एक फिक्शनल स्पीकर होता है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में वो अपनी भावनाओं को, अपनी इमोशन को, अपने थॉट्स को बताता है, और वो किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहा होता है जो चुप रहता है, जिन्हें हम साइलेंट लिसनर कहते हैं। लेकिन इसकी जो प्रेजेंस होती है ना, इसकी प्रेजेंस, इसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होती है, इस तरह याद रखना है। और ये जो स्पीकर होता है ना, फिक्शनल कैरेक्टर, ये बातों में अनजाने में ही अपने सारी चीज़ों को रिवील कर देता है, मतलब अपने भावनाओं को बताता, अपने विचारों को बताता, लेकिन अनजाने में ही ये किस टाइप का बंदा है, ये अनजाने में ही सारी चीज़ें बता देता है, मतलब मैं किस टाइप का हूँ। और इसको पता भी नहीं चलता फिक्शनल कैरेक्टर को कि मैंने क्या क्या बताया। जैसे कोई चोर है, अब वो चोरी किया है, या कोई मर्डरर है, वो मर्डर किया है, लेकिन वो अगर किसी से बात कर रहा है, बात करते किसी साइलेंट लिसनर से बात कर रहा है, बताते वो खुद ही अपने आप को रिवील करने लग जाएगा, हाँ मैं मर्डर हूँ, लेकिन उसको नहीं पता चलेगा कि मैं खुद अपने आप को रिवील कर रहा हूँ कि मैं मर्डरर हूँ। ठीक है, इस तरह का। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसे कहा जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउनिंग इस स्टाइल के मास्टर माने जाते हैं, ये चीज़ें याद रखनी है। व्हाट इज़ अ पोएम दैट आइडियलाइज कंट्री लाइफ? वह पोएम क्या है जो ग्रामीण जीवन को दिखाती है, ठीक है, कंट्री लाइफ को दिखाती है, तो उस पोएम को हम पेस्टोरल भी बोलते हैं और आइडियल भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। पेस्टोरल पोएम क्या होता है? पेस्टोरल पोएम वही होता है जहाँ पे ग्रामीण जीवन को दिखाया जाता है, शेफर्ड्स को दिखाया जाता है, नेचर की सुंदरता को दिखाया जाता है, एक आदर्श के रूप में, शांतिपूर्ण के रूप में दिखाया जाता है। और ये शहरी जीवन की जो जटिलताएँ हैं ना, उसके विपरीत, यानी कि सरल जीवन को दिखाया जाता है, शहरी जीवन को नहीं दिखाया जाता इसमें। चाहे पेस्टोरल पोएम हो गया, चाहे आइडियल हो गया, दोनों में ही कंट्री लाइफ को दिखाया जाता है, ठीक है, ग्रामीण जीवन को, शेफर्ड्स को, नेचर की सुंदरता, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ पेयर ऑफ राइमिंग लाइन इन आयम्बिक पेंटामीटर? देखिए, राइमिंग लाइन का जो पेयर है उसे क्या कहेंगे, और ये राइम और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। तो इसे हीरोइक कपलेट कहेंगे। ये भी दो लाइन की ही होती है, दोनों ही एक दूसरे से इक्वल लेंथ की होती हैं, बराबर लाइन की होती हैं, और दोनों ही एक दूसरे से क्या करती हैं, राइम करती हैं। बट इसमें मीटर भी यूज़ होता है। क्या मीटर होता है? आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है, तो इसे बोलते हैं हीरोइक कपलेट। अच्छा, इसे हीरोइक कपलेट क्यों बोलते हैं? इसलिए इसका हीरोइक, क्योंकि इसका जो यूज़ है ना, वो अक्सर कहाँ होता है? एपिक में इसका यूज़ किया जाता है, एपिक्स वगैरह में,
इसका यूज़ कहाँ किया जाएगा? एपिक्स में किया जाएगा, या फिर इसका यूज़ हीरोइक ड्रामा वगैरह में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है? हीरोइक ड्रामा में, इसलिए इसे हीरोइक कपलेट क्या कहा जाता है। समझ में आया? हीरोइक ड्रामा में किया जाता है, जैसे कि एपिक्स में, हीरोइक ड्रामा में किया जाता है। ठीक है, और ये हीरोइक कपलेट के लिए आपके जॉन ड्राइडन भी जाने जाते हैं, और सबसे ज़्यादा अलेक्जेंडर पॉप जाने जाते हैं। इसके प्रयोग के लिए फेमस है अलेक्जेंडर पॉप, ये ध्यान रखना है। अलेक्जेंडर पॉप क्लोज कपलेट के लिए फेमस है, ये भी ध्यान रखना है। अगर क्लोज कपलेट में कोई माहिर था तो वो आपके अलेक्जेंडर पॉप थे। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने बताते चली जा रही हूँ जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, ये आपके रिवीजन के लिए बेस्ट है, चाहे वो आपके टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम, व्हाट इज़ अ स्टैंजा ऑफ 2 लाइन। देखिए मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगी, हाँ इसको एक वीडियो में नहीं कंप्लीट करेंगे, 2 वीडियो में कंप्लीट होगी, लेकिन होगी, एक्सप्लेनेशन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब ये नहीं कि मैं एक लाइन पढ़ाते चलिए, वो तो आपको भी पता है, वो तो आप भी पढ़ लोगे, मैं पीडीएफ दे दूँगी आपको, आप भी पढ़ लोगे। लेकिन इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ जानना है, अगर आपको इस पॉइंट से 2 पॉइंट और पता चल जा रहा तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो भले ही इस वीडियो में कंप्लीट नहीं करना है मुझे, अगले वीडियो में भले कंप्लीट कर दूँगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। व्हाट इज़ अ स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स। तो 2 लाइन्स की जो स्टैंजा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं। देखिए सिंपल है, इसमें कोई मीटर वोटर नहीं यूज़ होता है, इसमें सिर्फ 2 लाइन्स की, ये 2 लाइन की होती है, ये भी 2 लाइन की ही होती हैं, और क्या होता है, दोनों ही इक्वल लेंथ की होती हैं, यानी कि दोनों ही एक बराबर होती हैं और दोनों एक दूसरे से राइम करती हैं, बस। इसमें कोई मीटर यूज़ नहीं होता। मीटर यूज़ हो जाएगा, आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ हो जाए तो वो हीरोइक कपलेट कहलाएगा। ये सिंपल आपका कपलेट है, ये ध्यान रखना है। तो 2 लाइन्स की स्टैंजा को हम क्या कहते हैं? कपलेट। ये जो कपलेट होता है ये भी सेम होता है, सेम लेंथ की होती है और एक दूसरे से राइम करती है ये भी, और अपना कंप्लीट थॉट ये भी बताता है। ठीक है, ये जो रहता है ना, ये जो कपलेट्स होता है ना, ये कंप्लीट थॉट बताता है, ये भी कंप्लीट विचार को व्यक्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ स्टैंजा ऑफ 3 लाइन। तो 3 लाइन की स्टैंजा को हम क्या कहते हैं? 3 लाइन की स्टैंजा को हम टर्सेट कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, टर्सेट या ट्रिपलेट, ये 3 लाइन का एक स्टैंजा होती है, और तीनों ही जो लाइनें एक साथ राइम करती हैं। कभी कभी क्या होता है, तीनों ही लाइनें एक, मतलब तीनों ही जो लाइनें होती है, जैसे 3 लाइन की स्टैंजा है, तीनों ही एक साथ राइम करती हैं, जैसे ट्रिपल ए आ जाएगा, ट्रिपल बी, इस तरह याद रखना है। ठीक है, ये तीनों ही एक साथ राइम करती हैं, जैसे कि ए का राइम आ जाएगा, तीनों, इसे ट्रिपलेट कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि आपके वो क्या बोलते हैं, टर्सेट की अगर बात की जाए तो आपके पीबी शायरी ने द वेस्ट विंड में यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स। 4 लाइन की स्टैंजा को हम क्या कहते हैं? 4 लाइन की स्टैंजा को हम क्वैट्रन कहते हैं। ये पोएम में ना 4 लाइनों का एक स्टैंजा होता है, जिसमें एक स्पेशल प्रकार की राइम योजना हो सकती है इसमें। ठीक है, एक स्पेशल प्रकार की राइम हो सकती है, जैसे कि आपको कभी कभी मिल सकता है डबल ए डबल बी, इस तरह भी इसकी राइमिंग स्कीम हो सकती है, या फिर इस तरह की भी हो सकती है, ए बी की भी राइमिंग स्कीम बन सकती है, या फिर इस तरह का भी बन सकता है, ए बी ए का राइमिंग स्कीम। तो इसकी राइमिंग स्कीम ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी, तो ये ध्यान रखना है। ये इंग्लिश पोएम में ना सबसे आम स्टैंजा फॉर्म है, क्वैट्रन, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ अ स्टैंजा ऑफ 5 लाइन्स। 5 लाइन की स्टैंजा को हम क्या कहते हैं? तो 5 लाइन की स्टैंजा को हम किनक्वेन बोलते हैं, सिंकेन सॉरी, किनक्वेन नहीं, सिंकेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिंकेन। मतलब ये 5 लाइनों के एक स्टैंजा होती है, इसमें कई किस्में होती हैं, मतलब कुछ में राइम होती भी हैं और कुछ में सेलिबल को एक निश्चित संख्या होती हैं। ठीक है, ऐसे होता है इसमें, मतलब कुछ में राइम होंगी और कुछ में जो सेलिबल होगा ना वो एक डिफिनिट संख्या में होगा, इस टाइप का, उसे बोलते हैं सिनक्वेन। इतना याद रखना, 5 लाइन की स्टैंजा को सिनक्वेन कहा जाता है, सिनक्वेन। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ द स्टैंजा ऑफ 6 लाइन। 6 लाइन की स्टैंजा को क्या कहते हैं? सब कुछ यहाँ पे मैंने एक साथ मतलब सीक्वेंस से लिया है ताकि आप भूलना, अगर आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए बेस्ट है, पीडीएफ मिल जाएगी, आप रिवीजन कर लीजिएगा। व्हाट इज़ द स्टैंजा ऑफ 6 लाइन। तो 6 लाइन की स्टैंजा को क्या कहा जाता है? सस्टेट कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। ये ना 6 लाइनों का एक स्टैंजा होता है, और ये जो टर्म है ना स्पेशली अगर देखा जाए तो पेट्रार्कन सोनेट के जो लास्ट 6 लाइनों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, जो आप पेट्रार्कन सोनेट पढ़ते हो ना उसमें 8 लाइन का ऑक्टेव कहते हैं, और फिर जो लास्ट की 6 लाइन है वो सस्टेट होती है ना, उसी के लिए ये यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना है। स्पेशली पेट्रार्कन सोनेट के जो लास्ट 6 लाइनों के लिए यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम।
व्हाट इज अ स्टैंजा ऑफ 7 लाइन। तो 7 लाइन की स्टैंजा को हम क्या कहते हैं, सप्टेट कहते हैं, सप्टेट या फिर राइम रॉयल कहेंगे या चौसरियन स्टैंजा भी कहते हैं। ऐसे चौसर ने इसका यूज़ किया था, ठीक है। राइम रॉयल यानी कि जो 7 लाइन है, सप्टेट है या राइम रॉयल आप बोल सकते हो, या फिर चौसरियन स्टैंजा भी कह सकते हो इसे आप। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे राइम रॉयल कहते हैं, चौसरियन स्टैंजा भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और ये एक मतलब इसका जो फेमस रूप है राइम रॉयल ही है, ये याद रखना है। इसकी जो 7 लाइनें होती हैं ना, वो एक स्पेशल मीटर का यूज़ करती हैं, यानी कि आयम्बिक पेंटामीटर का, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर, ये ध्यान रखना है। आयम्बिक मतलब इसमें जिसमें ना 7 लाइनें आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसकी राइमिंग स्कीम की अगर मैं बात करूँ, कहाँ लिखूँ, यहीं पे लिख दे रही हूँ। इसकी जो राइमिंग स्कीम है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ए बी, फिर उसके बाद ए डबल बी, ए बी ए डबल बी, देन उसके बाद सी सी, ये ध्यान रखना। इसकी राइमिंग स्कीम है, याद कर लेना, क्या पता राइमिंग स्कीम इसका पूछ ले, जो कि फेमस है इसी वजह से, ठीक है। अच्छा, राइम रॉयल क्यों पढ़ा, क्योंकि जेम्स फर्स्ट ने भी इसका यूज़ किया था, इसलिए शायद ये राइम रॉयल पड़ गया। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज अ स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स। 8 लाइन की स्टैंजा को हम क्या कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि व्हाट इज अ स्टैंजा ऑफ 7 लाइन। राइम रॉयल में, जैसे कि राइम रॉयल में शेक्सपियर की द रेप ऑफ लुक्रीज, वो राइम रॉयल में ही लिखी गई है, ठीक है, 7 लाइन स्टैंजा में ही लिखी गई है। व्हाट इज अ स्टैंजा ऑफ 8 लाइन। तो 8 लाइन की स्टैंजा को हम ऑक्टेव कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 8 लाइन की स्टैंजा को हम ऑक्टेव कहते हैं। ये बस क्या था ना कि फैक्ट, थोड़ा थोड़ा फैक्ट करके बताना था, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना था, बट मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिटेल भी आपको बताते चल रही हूँ, ठीक है। तो 8 लाइन की स्टैंजा को हम क्या कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं। ये 8 लाइनों का एक स्टैंजा होता है, और ये स्पेशल अगर देखा जाए विशेष रूप से पेट्रार्कन सोनेट की जो पहली 8 लाइनों का यूज़ किया जाता है ना, वहाँ पे ये ध्यान रखना है, ऑक्टेव वहीं पे यूज़ करते हैं ना पेट्रार्कन सोनेट में। जिसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाती है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, इसकी राइमिंग स्कीम यही हो जाएगी, ए बी बी ए, देन उसके बाद ए बी बी ए, ये हो जाएगा इसका राइमिंग स्कीम, ये ध्यान रखना। और जो सस्टेट की राइमिंग स्कीम है, जो मैंने भी बताया, वो भी पेट्रार्कन का ही पार्ट है, 6 लाइन स्टैंजा को कहा जाता है। तो सस्टेट का राइमिंग स्कीम सी डी ई, ठीक है, सी डी ई या डी सी डी, ठीक है, या सी डी सी। इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है ना सस्टेट की, ये फिक्स नहीं होती है, ठीक है, ये आपकी फिक्स नहीं होती है, ये ध्यान रखना है, फिक्स नहीं होती है, लेकिन ये वाली फिक्स होती है, ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। राइमिंग स्कीम, एक बात जरूर कहूँगी, जितनी भी राइमिंग स्कीम मैंने बताया है ना अभी, जहाँ जहाँ कह रही हूँ सारी राइमिंग स्कीम आपको अपने याद करनी है। जैसे कि ये राइम रॉयल की राइमिंग स्कीम है ए बी बी डबल सी, बहुत इजी भी है, आप याद कर सकते हो राइमिंग स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम, व्हाट इज़ अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर फेमसली यूज्ड बाय शेक्सपियर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बिना राइम वाला आयम्बिक पेंटामीटर क्या कहलाता है, जिसे शेक्सपियर ने बहुत ही फेमसली यूज़ किया है। तो ब्लैंक वर्ड्स कहा जाता है। ब्लैंक वर्ड्स क्या होता है, तो ब्लैंक वर्ड्स में एक निश्चित मीटर का यूज़ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है ब्लैंक वर्ड्स में, लेकिन राइम नहीं होता है, यानी कि इनकी लाइनों के अंत में ना राइम नहीं होती है। और ये इंग्लिश लैंग्वेज के जो ड्रामा है, स्पेशली शेक्सपियर के प्ले जैसे कि हैमलेट, मैकबेथ में बहुत आम है, क्योंकि ये नेचुरल लैंग्वेज के करीब लगता है। जब हम मीटर का ओनली यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है नेचुरल लैंग्वेज के बहुत करीब है, ठीक है। तो ये ब्लैंक वर्ड्स हो जाएगा। ब्लैंक वर्ड्स मतलब यही होता है जिसमें मीटर तो यूज़ होता है, राइम नहीं होता। राइम मतलब जो लाइनों के लास्ट में तुकबंदी बैठती है ना, राइम बैठती है, स्लैंट ब्लैंट जो भी बैठता है, साउंड निकलता है एक जैसा सेम, वो होती है राइम। तो वो राइम नहीं है, इसमें सिर्फ मीटर यूज़ है। मीटर क्या, आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ अ पोइट्री दैट डज नॉट हैव इसका सबसे ज़्यादा यूज किसने किया है, शेक्सपियर ने किया है, ये ध्यान रखना है। वैसे अगर देखा जाए तो क्रिस्टोफर मार्लो ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है इसको फेमस करने वाले, ड्रामा में फेमस करने वाले कौन है, क्रिस्टोफर मार्लो है। और ब्लैंक वर्ड्स को सबसे पहले किसने यूज़ किया था, तो ये भी ध्यान रखना, हॉवर्ड मतलब अर्ल ऑफ सरे। अगर सबसे पहले की बात किया जाए, अर्ल ऑफ सरे, इन्होंने ही सबसे पहले क्वाइन किया है ब्लैंक वर्ड्स को।
क्वाइन की अगर बात की जाए तो ब्लैंक वर्ड्स को अर्ल ऑफ सरे ने क्वाइन किया है, जिन्हें हम हेनरी हॉवर्ड के नाम से भी जानते हैं और जिन्हें हम अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ब्लैंक वर्ड्स को इन्होंने जब एनीड का इन्होंने ट्रांसलेशन किया था ना, एनीड का, वर्जिल का एनीड जो था उसको इन्होंने ट्रांसलेशन किया था, तो उसमें उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ क्किया था, वहीं से ये क्वाइन हुआ। उसके बाद ड्रामा में आपके क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत ज़्यादा फेमस किया, उसके बाद शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा इसको आगे बढ़ाया, फेमस करते चले गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्रिस्टोफर मार्लो ने इनको फेमस इतना ज़्यादा कर लिया कि बेन जॉनसन ने क्रिस्टोफर मार्लो को क्या कहने लगे थे, माइटी लाइन्स, इसी वजह से, ब्लैंक वर्ड्स की वजह से। तो कुछ पॉइंट्स है, ये याद रखना। व्हाट इज अ पोएट्री डज नॉट हैव अ रेगुलर मीटर और राइम स्कीम, जिसमें कोई मीटर ही ना हो, जिसमें कोई राइम ही ना हो, ऐसी पोएट्री को हम क्या कहते हैं? ऐसी पोएट्री को हम फ्री वर्ड्स कहते हैं, वर्ड्स लिब्रे कहते हैं, ओपन फॉर्म कहते हैं। ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखना, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्री वर्ड्स कहते हैं, वर्ड्स लिब्रे कहते हैं, ओपन फॉर्म कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है, अगर राइटर अपनी पोएट्री को फ्री वर्ड्स में लिख रहा है ना, तो समझ लो वो मीटर और राइम दोनों से फ्री है, यानी कि जैसे मर्जी करे वो स्वतंत्र है, जैसे मर्जी करे वैसे लिख दे। उसको ना राइम की टेंशन है कि राइम मुझे लास्ट में बैठाना है, या ना मीटर की टेंशन है कि मुझे एम्बिक पेंटामीटर यूज़ करना है या कोई अदर मीटर की भी टेंशन नहीं है। यानी कि दोनों से वो राइटर क्या होता है, फ्री होता है, अपनी पोएट्री जैसा मन करे वैसा लिख रहा है। समझ में आया? ये होता है। ठीक है, राइटर अपने विचारों, अपने भावनाओं के अनुसार लाइनों की लंबाई और स्ट्रक्चर तय करता है। जैसे और फ्री वर्ड्स का अगर बात पूछा जाए यहाँ पे कि फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कौन है, तो वॉल्ट विटमैन है, ये ध्यान रखना है। वॉल्ट विटमैन अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कौन है, तो आपके वॉल्ट विटमैन है, इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया था, इनका जनक माना जाता है फ्री वर्ड्स का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट्स था, मैंने ऊपर बताया नहीं, भूल गई, मेरे दिमाग में नहीं आया। जैसे हाइकू मैंने बताया ना था, तो हाइकू अगर पूछा जा रहा है तो हाइकू जो पोयम है ना, वो किस पोएट के ग्रुप को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था, यानी कि इफेक्ट डाला था, तो इमेजिस्ट पोएट्स, जो इमेजिस्ट पोएट नहीं थे, टी.ई. ह्यूम और आपके एजरा पाउंड वगैरह, उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था हाइकू पोयम। एजरा पाउंड को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था हाइकू पोयम, और उन्होंने लिखा भी था, ये पूछा जा सकता है इसलिए। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ ग्रुप ऑफ लाइंस फॉर्मिंग द बेसिक रिकरिंग यूनिट इन अ स्टैंजा। इसे क्या कहेंगे, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पोयम में लाइनों का वो ग्रुप क्या कहलाता है जो रिकरिंग यूनिट बनाता है, उसे हम स्टैंजा कहते हैं, है ना। स्टैंजा पोयम में क्या होता है, एक पैराग्राफ की तरह होता है, ये लाइनों का एक ग्रुप होता है जिसे एक यूनिट के रूप में एक साथ रखा जाता है, और अक्सर ये निश्चित मीटर और राइम योजना का पालन करता है, स्टैंजा होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ पैटर्न। स्टैंजा आप जानते ही हो ना, अभी जो मैंने बताया, 5 लाइन की स्टैंजा या 6 लाइन की स्टैंजा, 9 लाइन की, सारे एक लाइन होंगी, उसे स्टैंजा कहा जाएगा, ग्रुप होता है। व्हाट इज़ अ पैटर्न ऑफ राइम्स एट द एंड ऑफ ईच लाइन ऑफ अ पोयम, उसे क्या कहेंगे, जस्ट अभी हम पढ़ ही रहे हैं। यानी कि पोयम की हर लाइन के लास्ट में एक राइम के पैटर्न को क्या कहा जाता है। जैसे पोयम की सारी लाइनें हैं, ये पोयम की लाइनें हैं, और लास्ट में ये क्या कर रही हैं, एक दूसरे से राइम कर रही हैं, एक दूसरे से, इनका साउंड एक दूसरे से मिल रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है। तो ये जो साउंड एक दूसरे से मिल रहा है, लास्ट ही में मिल रहा है, इसे क्या कहते हैं, राइमिंग स्कीम कहते हैं। वही पूछ रहा है कि पोयम की प्रत्येक लाइन के लास्ट में तुकबंदी, यानी कि राइम के पैटर्न को क्या कहते हैं, राइमिंग स्कीम, जिन्हें हम हिंदी में तुकबंदी योजना कहते हैं। हिंदी नहीं समझो तो आप राइमिंग स्कीम तो समझिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, जैसे कि हम अगर कहें, जैसे ये पोयम में क्या करता है, राइमिंग का पैटर्न है, इसे ना हर नई राइम के लिए एक क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यानी कि हर नई राइम के लिए क्या होता है, हमें ना अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं, जैसे कि ABC, इन्हीं का यूज़ करके दर्शाया जाता है ना, इन्हीं का यूज़ करके हमको दर्शाया जाता है। जैसे कि मैंने बोला, जैसे कि अगर हम, जैसे ये पोयम की लाइनें हैं, पोयम की शुरुआती लाइनें हम कैसे बताएंगे कि ये ए एक दूसरे से राइम कर रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से राइम करेंगे, तो हमें इन्हें क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेटिक लेटर डाल देंगे तो ए डाल देंगे। ये दूसरे राइम कर रही हैं तो बी डाल देंगे, इस तरह। यानी कि पहले 2 लाइनें आपस में राइम करती हैं, फिर ये दोनों लाइनें आपस में राइम करें तो इन्हें बी बोलेंगे, फिर लास्ट की दोनों लाइनें आपस में तो इन्हें हम सी बोलेंगे, मतलब पूरा अल्फ़ाबेटिक वे में हम चलेंगे, ये बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट काइंड ऑफ सोनेट हैज़ द राइम स्कीम, डबल मतलब ABBA CDE या CDC या DCD, इसे हम क्या कहेंगे। इस सोनेट का प्रकार है, इसकी राइमिंग स्कीम है अब्बा अब्बा, सीधी सीधी या CDC DCD, इस तरह याद रख सकते हो। ठीक है, इसे पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं या इटालियन सोनेट कहते हैं।
ठीक है, ये याद रखना है। इसे पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट कहा जाता है और इसकी राइमिंग स्कीम आपने ज़रूर याद कर लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पेट्रार्कन सोनेट ये आपके ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम है, ABBA, ये ध्यान रखना है। ये आपके ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम है। ठीक है, ये आपके ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम है, ये आपकी सस्टेट की राइमिंग स्कीम है। ये फिक्स नहीं होती, कभी कभी आपको CDE CD मिलेगा, कभी कभी आपको CDC DCD मिलेगा, जो मैंने अभी ऊपर बताया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ऑक्टेव एंड सस्टेट की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्टेव में क्या होती है, ऑक्टेव में ये प्रॉब्लम, ऑक्टेव में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसमें राइटर बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बताएगा, और लेकिन जैसे सस्टेट में पहुंचेगा तो इस प्रॉब्लम का, जो प्रॉब्लम इसको हुई या 8 लाइन में वो बता रहा है, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा इधर। ठीक है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, तो सस्टेट सॉल्यूशन करता है। बीच में एक आपका उल्टा आएगा, वहीं से विचारों का चेंजेस हो जाता है। खैर आगे देखेंगे। ठीक है, इस बीच में आपका एक वोल्टा आता है, 9th लाइन में आता है वोल्टा। अगर बात पूछा जाए कि पेट्रार्कन सोनेट में वोल्टा कब आता है, तो वोल्टा भी आता है। वोल्टा मीन्स क्या होता है, सडन चेंज, किसका, विचारों का, थॉट्स का सडन चेंज। यानी कि इन 8 लाइनों में जो राइटर प्रॉब्लम बता रहा है, जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, और अचानक ही जैसे ही ये वोल्टा आता है, अचानक ही उस प्रॉब्लम का उसको सोल्यूशन दिखने लग जाता है। उसके जो विचार रहेंगे ना, उसके विचारों में चेंजेस नज़र आने लग जाएंगे। इस वोल्टा से तुरंत ही चेंजेस हो जाते हैं। ये 9th लाइन में आता है वोल्टा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 9th लाइन्स में आते हैं, ये ध्यान रखना है वोल्टा। ओके, ये ध्यान रखना है। और क्या पॉइंट्स थे, जैसे कि आप देख सकते हो ना, मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, वो 8 लाइन में कितना शिकायत करते हैं अपने अंधेपन का, गॉड से शिकायत करते हैं ना। लेकिन जैसे ही 9वीं लाइन आती है, वोल्टा आ जाता है, तुरंत पेशेंस जवाब देता है कि नहीं, खुद से फिर इनके विचारों में तुरंत परिवर्तन आने लग जाता है। तुरंत ही अपने आप को ही एक पेशेंस को ना एक पर्सोनिफिकेशन, एक कैरेक्टर के रूप में रख देते हैं कि हाँ कोई कैरेक्टर है पेशेंस, वो जवाब दे रहा है इनको। तो फिर वहाँ पे इनको ना अपनी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिलने लग जाता है लास्ट में, सेस्टेट में। तो ये ध्यान रखना है। What kind of a sonnet has the rhyming scheme ABBA CD CD EF EF GG? तो ये किस टाइप का सोनेट है जिसकी राइमिंग स्कीम है AB CD CD EF EF GG? तो इसे बोलते हैं शेक्सपियरियन सोनेट, जिन्हें हम इंग्लिश सोनेट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वोल्टा आता है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें भी आपका वोल्टा आता है। आई थिंक इसमें 13th लाइन पे आता है वोल्टा, ये ध्यान रखना है। 13वीं लाइन पे आता है वोल्टा। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 13वीं लाइन पे इसका वोल्टा आता है, यहाँ पे भी है। मतलब ये भी सोनेट है, पैटर्न चेंज हो गया है दोनों का, राइमिंग स्कीम का, लिखने का पैटर्न चेंज हो गया है, इसलिए नाम भी चेंज हो गया दोनों का। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और इसी तरह एक और सोनेट है स्पेंसरियन सोनेट, वो भी आपने याद रखना है। इसी तरह एक और सोनेट है स्पेंसरियन सोनेट। ठीक है, वो भी आपने पॉइंट्स याद रखनी है। वो मतलब जो स्पेंसर है, उन्होंने इसी पैटर्न को फॉलो किया है, शेक्सपियरियन पैटर्न को थोड़ा सा फॉलो किया है, लेकिन लास्ट में आके उन्होंने चेंज कर दिया है। ई को कपलेट वाला भी चेंज कर दिया है और इधर से थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पैटर्न यही है, थोड़ा बहुत पैटर्न मिलता जुलता है। जैसे कि इनका क्या है, AB है, CD है, EF GG है इनका राइमिंग स्कीम। और जो आपके स्पेंसरियन का है ना, जो आपके स्पेंसरियन सोनेट का है ना, उसकी राइमिंग स्कीम आपने ध्यान रखनी है। मैं यहीं पे लिख दे रही हूँ। उसकी जो राइमिंग स्कीम है वो आपकी AB, फिर उसके बाद BC, यानी कि इसका लास्ट वाला उठा के ये पहला बना दिए हैं BC, फिर लास्ट का उठा के C का फिर पहला अगले में बना दिए हैं AB, BC, CD, ये C है, CD। तो उसके बाद लास्ट में इन्होंने कपलेट E पे रखा है, ये आपने ध्यान रखना है। AB, BC, CD, EE, लास्ट में इन्होंने कपलेट भी सेम पैटर्न फॉलो किया है, लेकिन राइमिंग स्कीम इनका चेंज है। ठीक है, थोड़ा सा इन्होंने फेरबदल कर दिया है। तो ये स्पेंसरियन सोनेट का हो गया, स्पेंसर का, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो पॉइंट्स है, व्हाट इज़ अ 8 लाइन ओपनिंग सेक्शन ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट? तो अभी हमने पढ़ा है कि जो ओपनिंग सेक्शन है 8 लाइन का, पेट्रार्कन सोनेट का जो ओपनिंग सेक्शन है 8 लाइन का, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं, जो जस्ट अभी मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसकी राइमिंग स्कीम वही है, अब्बा, ये याद रखना है, जिसमें एक क्वेश्चन होता है, एक प्रॉब्लम होता है, एक समस्या होती है, इसमें एक विचार प्रस्तुत किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। देन उसके बाद व्हाट इज़ अ 6 लाइन कंक्लूडिंग सेक्शन ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट? तो सस्टेट, इसमें क्या होता है भी ध्यान रखना है। तो सस्टेट को भी मैंने बताया। ठीक है,
यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन था, जो प्रॉब्लम था, उसका समाधान इसमें होता है सस्टेट में। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ टर्न और शिफ्ट इन थॉट इन अ सोनेट कॉल्ड। देख लिए, थॉट में शिफ्ट हो जाना, थॉट में चेंजेस आ जाना, टर्न हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? वोल्टा बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, सोनेट में उसे क्या बोलते हैं? वोल्टा। ये सोनेट में आ सकता है, चाहे आपके शेक्सपियरियन सोनेट हो चाहे पेट्रार्कन, दोनों में आ सकता है। यानी कि वोल्टा मतलब एक मोड़ आ जाता है तुरंत, ठीक है, मोड़ होता है। सोनेट में ये वो पॉइंट होता है जहाँ तर्क और विचार की दिशा बदल जाती है। जो ऑक्टेव में जो राइटर जिस तर्क और विचार की बात करता है, जिस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो भी वो शिकायतें कर रहा है, वोल्टा जब आता है ना, उसका तुरंत चेंज, उसके विचार में तुरंत परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि पेट्रार्कन सोनेट पर आमतौर पर ऑक्टेव और सस्टेट के बीच में 9वीं लाइन में होता है। मैंने अभी बताया 9वीं लाइन में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 9वीं लाइन में आता है आपका वोल्टा, ये मोड़ आता है, ये ध्यान रखना है। ओके, और शेक्सपियरियन सोनेट में ये अक्सर ना जो लास्ट कपलेट होता है ना, उससे ठीक पहले, आई थिंक इसमें द 13 लाइन में शेक्सपियरियन सोनेट में याद रखना है, 13 लाइन में। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। व्हाट स्टैंजा फॉर्म यूज्ड बाय चौसर हैज़ 7 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर। ये आपकी राइमिंग स्कीम है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया, ए बी ए डबल बी डबल सी। इसे हम क्या कहते हैं? राइम रॉयल कहते हैं, जो हमने ऊपर बता दिया था। जो चौसर ने इसका यूज़ किया है राइम रॉयल के अपने कैंटरबरी टेल्स में, बहुत सारे वर्क में इन्होंने यूज़ किया है। इसको क्वाइन करने वाले चौसर ही थे। कौन? आपके राइम रॉयल, ठीक है। चौसरियन स्टैंजा भी कहा जाता है, राइम रॉयल भी कहा जाता है, 7 लाइन स्टैंजा, ठीक है, सप्टेट भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। राइम रॉयल इसलिए क्योंकि जेम्स फर्स्ट ने भी इसका यूज़ किया था। इसकी राइमिंग स्कीम अपने याद रखिए। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट 9 लाइन स्टैंजा फॉर्म वाज यूज्ड बाय एडमंड स्पेंसर इन द फेरी क्वीन। तो फेरी क्वीन में इन्होंने 9 लाइन स्टैंजा एक फॉर्म है, इसको यूज़ किया है। उसको क्या कहते हैं? स्पेंसर स्टैंजा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो एडमंड स्पेंसर ने दी फेरी क्वीन में इस 9 लाइन वाला जो स्टैंजा है, उस रूप क्या है, उसका रूप, उसका फॉर्म क्या है, उसका फॉर्म का नाम क्या है? स्पेंसर स्टैंजा। ये एडमंड स्पेंसर मतलब स्पेंसर द्वारा बनाया गया एक स्पेशल स्टैंजा है। इसमें कितनी लाइन होती हैं? तो 9 लाइन्स होती हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और इसमें जो 9 लाइन्स होती हैं, और इसमें जो 8 लाइन होता है ना, 8 लाइन्स, वो किस में लिखी जाती है? वो किस में लिखी जाती है? आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है, ये ध्यान रखना है, आयम्बिक पेंटामीटर में। और जो 9वीं लाइन होती है, यानी कि लास्ट की जो लाइन होती है, जो लास्ट की 9वीं लाइन होती है, उसे हम अलेक्जेंड्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? अलेक्जेंड्राइन, ALEXANDRINE, अलेक्जेंड्राइन कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये किस में होती है? ये हेक्सामीटर में होती है, ठीक है, किस में होती है? हेक्सामीटर में होती है। ये आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, मीन्स 5 फीट में लिखी जाती है, 5 फीट में होता है। और ये आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखा जाता है, मीन्स 6 फीट में होती है। लास्ट की जो लाइन है 6 फीट में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखनी है। अच्छा, इसकी राइमिंग स्कीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी राइमिंग स्कीम आपने याद रख लेनी है। थोड़ा सा इसके जैसे ये है नहीं राइम रॉयल वाली, थोड़ा सा बट डिफरेंट है। इसकी राइमिंग स्कीम आपने याद रखनी है कि ए बी, फिर ए डबल बी, ए बी ए डबल बी, फिर उसके बाद सी बी डबल सी, ये इसकी राइमिंग स्कीम है, आपने याद रखना है। स्पेंसरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम अलग है, और ये स्पेंसरियन स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है, तो ये दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ पोएम हुज विजुअल अपीयरेंस मैच इट्स टॉपिक। इसे हम क्या कहेंगे? वह पोएम क्या है जिसका जो दृश्य रूप, यानी कि जिसका विजुअल रूप उसके विषय से मेल खाता है, उसे हम कंक्रीट पोएम कहते हैं या शेप पोएम कहते हैं। इस प्रकार की पोएम में क्या होता है ना, शब्दों को पृष्ठ पर, यानी कि जो वर्ड्स है ना, उसको पेज पर ही इस तरह अरेंज किया जाता है कि वो एक केवल एक क्या बनाते हैं? वो एक आकृति बनाते हैं, यानी कि एक आपका क्या बन जाता है? शेप बन जाता है। और ये शेप ना पोएम के विषय से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक पेड़ के किनारे एक कविता को एक पेड़ के आकार में लिखा जा सकता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्क्रीट पोएम, शेप पोएम। एक शेप वाली पोएम होती है, शेप बना दिया जाता है शब्दों के पृष्ठ पर, शब्दों को पृष्ठ पर, पेज पर, ठीक है, इस तरह व्यवस्थित किया जाता है कि वो एक शेप बनाते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द बेसिक रिदमिक, वैसे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ऊपर वाला जो हमने पढ़ा अभी, व्हाट इज़ द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लाइन विद इन अ वर्क ऑफ पोइट्री। इसे क्या बोलते हैं? तो इसे मीटर बोलते हैं। मतलब पोएम में ना
पोयम के वर्क में एक लाइन की जो मूल लयबद्ध होती है, यानी कि रिदमिक स्ट्रक्चर की, जो रिदमिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर होता है किसी लाइन का, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मीटर कहते हैं। ठीक है, मीटर क्या होता है? मीटर पोयम में क्या क्या लाता है? मीटर पोयम में पोयम की रिदम बताता है, RHYTHM, रिदम। जो मीटर होता है ना, वो पोयम में लय को, एक व्यवस्थित पैटर्न है लय का। ये क्या करता है? ये लाइनों में ना स्ट्रेस और अनस्ट्रेस दोनों की व्यवस्था रखता है मीटर, यानी कि लाइनों में ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस दोनों की व्यवस्था द्वारा निर्धारित होता है, ये ध्यान रखना है। और ये जो स्ट्रेस अनस्ट्रेस रहता है ना एक लाइनों में, पोयम की लाइनों में, तो ये क्या बनाता है? कविता में, पोयम में लय बनाता है, रिदम बनाता है। तो मीटर वही होता है, जैसे एक लाइनों में हमने स्ट्रेस अनस्ट्रेस को फॉलो कर लिया, वो मीटर होता है। What is the metrical food consisting of one stress syllable followed by a stress syllable? इसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, एक मेट्रिकल फूड है जिसमें आपके 2 सिलेबल पाए जाएंगे। अब वो टू सिलेबल, पहला वाला सिलेबल क्या होगा? अनस्ट्रेस होगा, और ये फॉलो करेगा जो दूसरा वाला रहेगा वो स्ट्रेस सिलेबल होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम आयम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयम्ब। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आयम्ब। अब मीटर पे जो मैंने ना एक वीडियो बनाया था अभी, मतलब मीटर वोटर पे बहुत अच्छे से वहाँ पे क्लियर किया है, बहुत अच्छे से समझाया भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे आयम्ब। आयम्ब जैसे कि ये डा डम है ना, अब डा पढ़ोगे ना, डा ये अनस्ट्रेस है। अब डा तुरंत से पढ़ लिए, इस पर कोई स्ट्रेस, कोई जोर नहीं हुआ, लेकिन डम पे थोड़ा सा जोर हुआ, तो ये होता है आयम्ब। यानी कि इसमें 2 सिलेबल होते हैं, पहला वाला अनस्ट्रेस रहेगा जैसे कि आपने डा तुरंत पढ़ लिया, और दूसरा वाला स्ट्रेस रहेगा जैसे कि डम, तुरंत उसमें थोड़ा सा जोर लगा। स्ट्रेस मतलब ऐसे लेटर को ना, ऐसे वर्ड्स को पढ़ने में थोड़ा सा स्ट्रेस लगता है, थोड़ा सा जोर लगता है, तो उसे स्ट्रेस सिलेबल कहेंगे। और ऐसे सिलेबल को पढ़ने में आपको थोड़ा सा जोर नहीं लगता, उसे अनस्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने और एग्जांपल अगर दूँ ना इसका, जैसे कि अब ABOV, अब यहाँ पे ए पे ना जोर नहीं हो रहा है, लेकिन बब पे जोर हो रहा है, थोड़ा सा जोर। ये आपका क्या हो गया? ये आपका स्ट्रेस हो गया। ये जो सिलेबल है ये इस पे स्ट्रेस पड़ रहा है, ये इस सिलेबल पे अनस्ट्रेस पड़ रहा है, तो ये हो गया। जैसे डिस्ट्रॉय, ठीक है, STROY, डिस्ट्रॉय। अब जो डी है ना, इस पे नहीं पड़ रहा है जोर, हमने तुरंत डिस्ट्रॉय, ट्राई पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इस पे जोर पड़ रहा है, स्ट्रेस इस पे आ रहा है, इस वाले सिलेबल पे, इस पे नहीं पड़ रहा, तो ये हो गया आयम्ब। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हाट इज द मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ 1 स्ट्रेस सिलेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस सिलेबल? इसे क्या बोलेंगे? इसमें भी 2 सिलेबल ही पाया जाता है, लेकिन ये जस्ट आयम्ब का उल्टा है, यानी कि आयम्ब का अपोजिट है, विपरीत है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रेस सिलेबल फॉलो करता है अनस्ट्रेस सिलेबल, यानी कि पहला वाला क्या होगा? स्ट्रेस होगा, दूसरा वाला अनस्ट्रेस होगा। जैसे कि डम डा, यहाँ पे आप देख सकते हो, डम पे अब स्ट्रेस पड़ रहा है, डा पे स्ट्रेस नहीं पड़ा, घुमा दिया, उल्टा कर दिया। इसे ट्रॉकी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। इसे क्या कहते हैं? ट्रॉकी कहते हैं, आपने ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने एग्जांपल अगर दे दिया, जैसे कि गार्डन, GARDEN, गार्डन। ठीक है, अब गार पे पड़ रहा है ना, गार, इस पे पड़ रहा है स्ट्रेस, लेकिन डन पे नहीं पड़ रहा है, इस पे स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, ये अनस्ट्रेस हो गया, ये स्ट्रेस हो गया, उल्टा है ना कि नहीं आयम से। जैसे कि हाईवे, HIGH, हाईवे। अब हाई पे पड़ रहा है आपका जोर, आप पढ़ रहे हो ना हाईवे, तो हाईवे पे थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ रहा है, ये स्ट्रेस हो गया। अब वे पे कुछ नहीं पड़ रहा, हाईवे, वे हमने तुरंत बोल दिया, ये अनस्ट्रेस हो गया। इस तरह याद रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे अब इधर हम। ठीक है, कम से कम मैं 100 तो कंप्लीट करा दूँ, 100 कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हम स्टॉप कर देंगे। व्हाट इज़ अ मेट्रिकल फूड विद 2 स्ट्रेस सिलेबल? तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वो मेट्रिकल फूड क्या है जिसमें 2 सिलेबल पाए जाते हैं, दोनों ही स्ट्रेस होते हैं। जैसे कि डम डम, दोनों पे स्ट्रेस पड़ रहा है। इसमें कितने, जो आपके स्पॉन्डी, इसे क्या कहते हैं? स्पॉन्डी। स्पॉन्डी में 2 सिलेबल पाए जाते हैं। कितने सिलेबल? 2 सिलेबल पाए जाते हैं, और दोनों ही कैसे होते हैं? स्ट्रेस होते हैं। जैसे कि डम डम, इस तरह आप लिख सकते हो, जैसे कि डम डम। ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे? स्पॉन्डी। अब जैसे कि हार्ट ब्रेक, HEART, हार्ट ब्रेक, दोनों पे जोर पड़ रहा है, दोनों पे स्ट्रेस पड़ रहा है, इस पे भी स्ट्रेस पड़ रहा है, इस पे भी स्ट्रेस पड़ रहा है, हार्ट ब्रेक दोनों पे। या मैंने कहा वेल डन, वेल डन, वेल डन, दोनों पे स्ट्रेस पड़ रहा है। तो इस टाइप का जो होता है ये स्पॉन्डी होता है।
अब यहाँ पूछा जाए इसमें कौन सा आपका मीटर यूज़ हुआ है, कौन सा फुट यूज़ हुआ, मेट्रिकल फुट है, तो वो आपके स्पॉन्डी है दोनों में, क्योंकि दोनों पे जोर पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हाट इज अ मेट्रिकल फुट विद 1 स्ट्रेस सेलेबल फॉलोड बाय 2 अनस्ट्रेस सेलेबल, तो ये होता है डेक्टाइल, ये याद रखना, डैक्टिल जिसे बोला जाता है। इसमें जानते हो कितने सेलेबल पाए जाते हैं, 3 सेलेबल पाए जाते हैं। और 3 सेलेबल में क्या होता है, पहला वाला जो होता है वो स्ट्रेस होता है और लास्ट के दोनों को कैसे होते हैं, अनस्ट्रेस होते हैं। एनापेस्टिक का जस्ट ये उल्टा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, इसे डैक्टिल बोलते हैं। इसमें 3 सेलेबल, ये 3 सेलेबल का एक मेट्रिकल फुट होता है जिसमें पहला जो होता है वो स्ट्रेस होता है और बाकी जो दोनों होते हैं वो हल्के होते हैं, यानी कि अनस्ट्रेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो पोएट्री, जैसे मैंने लिखा पोएट्री, अब यहाँ पे आप देखोगे किस पे जोर पड़ रहा है, पहले वाले पे, पोएट्री पे, पो पे पड़ रहा है, पो पे। ट्री, री आर वाई तो आपने तुरंत बोल दिया, टी आर वाई तुरंत बोल दिया, पोए पे पड़ रहा है आपको, ठीक है, इस पे पड़ रहा है जोर, तो ये स्ट्रेस हो गया। जैसे यहाँ पे 3 है ना, तो 3 पे हम देखेंगे, पहले आपका पी ओ है, मैं इसको तो हल्का सा वो कर दे रही हूँ, ठीक है, इस तरह पो पे पड़ रहा है, ये स्ट्रेस हो गया। फिर ई पे नहीं पड़ रहा है, ये अनस्ट्रेस है, और टी आर वाई ये भी अनस्ट्रेस है, सिर्फ पो पे पड़ रहा है स्ट्रेस, ये ध्यान रखना है। बाइस्किल का अगर मैं करूँ BICYCLE, यहाँ पे 3 बार कर दूँ मैं। अब देखो बाय पे पड़ रहा है, इस पे स्ट्रेस पड़ रहा है, लेकिन CY पे अनस्ट्रेस है, इस पे नहीं पड़ रहा है, ना ही इस पे पड़ रहा है, तो यानी स्ट्रेस हो गया, इस तरह ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज द मेट्रिकल फुट विद 2 स्ट्रेस सेलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस सेलेबल, ये सेम इसका डैक्टिल का सेम उल्टा है, इसे बोलेंगे एनापेस्ट। इसमें भी 3 सेलेबल ही पाए जाएंगे, लेकिन पहला दोनों अनस्ट्रेस होगा और लास्ट का स्ट्रेस होगा, जस्ट इसका उल्टा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा अंडरस्टैंड, ठीक है, जैसे यहाँ पे डा डा डम, डा डा पे आप क्या है, जरा सा भी अनस्ट्रेस है, कोई जोर नहीं लग रहा है, लेकिन डम पे जोर लग रहा है, डम पे बोलने पर। अगर और एग्जांपल देना है, जैसे मैंने कहा अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडर आपने तुरंत बोल दिया, कुछ भी स्ट्रेस नहीं आ रहा, अनस्ट्रेस, लेकिन स्टैंड पे थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है, तो ये स्ट्रेस हो गया। इंटरविन, उसी तरह आप इंटरविन, इस पे नहीं दोनों पे पड़ा, लेकिन विन पे जरूर पड़ रहा, तो इस तरह याद रख सकते हो, ठीक है। ये सारे हो गए आपका। अब जल्दी से आते हैं नेक्स्ट वन पे। तो व्हाट इज द लाइन ऑफ वर्ड्स विद 5 मेट्रिकल फीट टिपिकली आयम्स, तो उसे क्या कहेंगे, मतलब 5 मेट्रिकल फीट वाली पोएम की लाइनों को क्या कहते हैं, जो आमतौर पर आयम्ब होते हैं, तो उसे आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश पोएम का ना सबसे फेमस मीटर है, इंग्लिश पोएम का, पोइट्री का सबसे फेमस मीटर, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ लोग करते हैं। जैसे कि पेंटा मीन्स क्या होता है, पेंटा मतलब 5, पेंटा मीन्स क्या होता है 5, तो आयमिक पेंटामीटर का मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें 5 बार आयम आते हैं, एक ऐसी लाइन जिसमें, जैसे ये पोएम की एक लाइन है, ठीक है, ये भी एक पोएम की लाइन है, ये भी पोएम की, लेकिन पहली वाली लाइन में अगर हम देखेंगे तो 5 बार इसमें आयम आए होंगे, ठीक है। अनस्ट्रेस स्ट्रेस एक बार हो गया, अनस्ट्रेस स्ट्रेस एक बार हो गया, अनस्ट्रेस स्ट्रेस एक बार हो गया, अनस्ट्रेस स्ट्रेस कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो एक लाइन में ऐसे आपका यूज़ होगा, तो ये क्या हो गया, आयम्ब, यानी कि 5, ये एक लाइन में ये यूज हो गया, आयम्ब फुट हो गया। अब इसी का 5 बार ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 आयम्ब हो गया, यानी कि 1 फुट हो गया। लेकिन अब इसी का 5 बार यूज़ हो जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, फीट हो जाएगा। फुट का फीट प्लूरल है, ये याद रखना है, ठीक है, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डा डम, फिर डा डम, इस तरह। चलिए ये तो था। अब यहाँ पे हम आते हैं, ये आयम्बिक पेंटामीटर है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द रिपीटिशन ऑफ इनिशियल साउंड्स इन नेबरिंग वर्ड्स। तो अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच देखनी है मेरी ना, वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया भी है, बहुत अच्छे से थ्योरी क्लास है वो, अभी जल्दी ही कराया था, तो आप जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा, वो भी LT का ही है, तो वहाँ पे मैंने कराया है, बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इनिशियल साउंड, यानी कि शुरुआत का जो साउंड की रिपीटिशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। एलिट्रेशन यानी कि शुरुआत की, जैसे सी सेल्स बाय द सी शोर, ठीक है, तो ध्यान रखना, यानी कि शुरुआत, यानी कि शुरुआत के ही लेटर से शुरुआत हो रही हो,
बार बार सेम लेटर आ रहा हो, बार बार सेम साउंड आ रही हो शुरुआत में, अलिट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हाट इज द रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड विद इन अ वर्ड्स। तो असोनेंस बहुत अच्छे से क्लियर किया, असोनेंस, कॉन्सोनेंस और अलिट्रेशन को। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वाउल साउंड की रिपीटेशन हो रही है, लेकिन कहाँ पे हो रही है, शब्दों के बीच में हो रही है, उसे असोनेंस कहेंगे, शब्दों के बीच में, शुरुआत में नहीं हो रही है। अलिट्रेशन में ना कभी भी दोनों में कंफ्यूज मत होना, अलिट्रेशन में ना इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होती है, यानी कि शुरुआत में होती है। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड भी होता है आपका, या लेटर्स भी, एक लेटर की शुरुआत में ही हो जाती है रिपीटेशन, शुरुआत में ही। और यहाँ पे असोनेंस का क्या है, असोनेंस का ध्यान रखना है, ये शब्दों के बीच में होता है। ठीक है, समझ में आया, शब्दों के बीच में। जैसे मैंने ये कितनी बार ही एग्जाम्पल दिया है, द रेन, ठीक है, द रेन इन स्पेन। अभी समझ में आ जाएगा बीच में कैसे होता है। द रेन इन स्पेन फॉल्स, फॉल्स अपॉन, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन, मेनली ऑन द प्लेन। अब यहाँ पे देखो बार बार कहाँ रिपीटेशन हो रही है, ए आई का हो रही है, ए आई, ए आई, ए आई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बीच में रिपीटेशन हो रही है कि नहीं वाउल साउंड की, एन 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 हो रही है कि नहीं हो रही है, ये होता है असोनेंस, ध्यान रखना है। ओके, ये आपने ध्यान रखना, वाउल साउंड की रिपीटेशन है। भले ही यहाँ पे आप देख सकते हो वाउल साउंड की बार बार रिपीटेशन हो रही है, लेकिन आपका कॉन्सोनेंट साउंड भी है, लेकिन उससे मतलब नहीं, आपको वाउल साउंड की रिपीटेशन हो रही है और बीच में होती है असोनेंस का, ये ध्यान रखना है। व्हाट इज द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड विद इन और एट द एंड ऑफ वर्ड। तो कॉन्सोनेंट साउंड की भी रिपीटेशन होती है, लेकिन कहाँ पे होती है, ये भी शब्दों के बीच में भी होती है और शब्दों के लास्ट में भी होती है, ये ध्यान रखना। शब्दों के बीचों बीच भी होती है इसका जो रिपीटेशन होता है, और शब्दों के लास्ट में भी होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कॉन्सोनेंस, ये आपने ध्यान रखना है। शब्दों के बीचों बीच भी होता है और शब्दों के लास्ट में भी होता है, जैसे कि पीटर पैटर, जैसे कि आपका पीटर पैटर, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज अ हार्श डिस्कॉर्डेंट मिक्सचर ऑफ साउंड। इसे क्या बोलेंगे, कैकोफोनी। यानी कि हार्श साउंड को हम क्या बोलते हैं, हार्श साउंड हो गया या डिस्कॉर्ड मिक्सचर हो गया किसी भी साउंड का, उसे कैकोफोनी बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलेंगे कर्कश ध्वनि। जैसे कैकोफोनी में क्या होता है, हार्श होता है, अनप्लीजेंट साउंड होता है। इसमें क्या होता है, हार्श एंड अनप्लीजेंट साउंड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अनप्लीजेंट साउंड होता है। ओके, ध्यान रखना है, उसी को बोला जाता है। जैसे कि कैकोफोनी में क्या होता है, हार्श एंड अनप्लीजेंट साउंड का यूज़ किया जाता है, ताकि वो थोड़ा सा हमें कैसा लगे, थोड़ा सा हमें असंगत लगे या अशांत लगे, तो उसे बोला जाता है आपका कैकोफोनी। जैसे कि के, टी, पी, जी, इस सब का यूज़ करना। व्हाट इज़ अ प्लीजेंट हारमोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड। तो यूफोनी, कैकोफोनी का उल्टा यूफोनी है। इसमें क्या होता है, इसमें हार्श नहीं होता है, प्लीजेंट साउंड होता है, जो थोड़ा सा कानों को सुनने में अच्छा लगता है, प्लीजेंट साउंड होता है। और इसमें ये हार्श साउंड होता है जो कानों को बिल्कुल भी सुनने में अच्छा नहीं लगता, ये ध्यान रखना। तो यूफोनी कैकोफोनी का ही विलोम है, उसका विपरीत है। इसमें थोड़ा सा प्लीजेंट साउंड रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, प्लीजेंट साउंड रहता है। ठीक है, मधुर होता है, सुखद, प्लीजेंट साउंड होंगे, जैसे कि आई एम एन आर एस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ वर्ड दैट फोनेटिकली इमिटेट्स द साउंड इट डिस्क्राइब बज। तो ये तो बहुत ही इजी है, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया क्या होता है, ये साउंड की इमिटेशन करता है। ठीक है, ये ऐसे शब्दों का यूज़ है, मतलब अगर देखा जाए ये ऐसे शब्दों का यूज़ है जो उस साउंड की नकल करता है जो ये दर्शाते हैं। जैसे कि इंग्लिश में हिस है, कुक्कू है, बैंग है, हिंदी में घड़ी की टिक टिक, पानी का छप छप, ये सारे क्या हैं, साउंड की नकल करता है। What is a pause, a break within a line of poetry often marked by punctuation। उसे क्या बोलते हैं, तो पोइट्री यानी कि पोइट्री की एक लाइन के अंदर आने वाले कोई विराम या ठहराव को क्या कहते हैं, जो अक्सर विराम चिन्हों द्वारा आते हैं, तो उसे सेजुरा कहते हैं। इस तरह लाइनें होती हैं, आपकी पोइट्री के लाइनों में मिल जाएगा, ये सेजुरा का मार्क है। ठीक है, सेजुरा पोएम की लाइनों के बीच में एक ना विराम होता है, एक ठहराव होता है। ये अक्सर ना कभी कभी आपको ना ऐसे मिल जाएगा, यानी कि ये जो कॉमा होते हैं इनसे मिल जाएगा। कभी जो आपका सेमी कॉलन का मार्क है इस तरह, कभी डैश द्वारा बनाया जाता है इसका लय तोड़ने के लिए। कभी कभी इस तरह भी साइन होती है,
कभी कभी ये कॉमा हो जाएगा, कभी कभी आपका सेमी कॉलन, कभी कभी डैश, ठीक है, इसके द्वारा बनाया जाता है। इसका यूज ना क्यों किया जाता है सेजुरा का कविता में, पोयम में, ताकि जो रिदम है ना, रिदम को तोड़ने के लिए, रिदम टूट जाए। जैसे आप पढ़ते आ रहे हो, उसके बाद यहीं पे एक सेजुरा का मार्क दिख जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो पढ़ने का जो पोइट्री का जो रिदम बना हुआ वो टूट जाएगा। और एक शब्द पर जोर देने या एक नाटकीय ड्रामेटिक इफेक्ट पैदा करने के लिए किया जाता है सेजुरा का। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज अ कंटिन्यूशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन, कपलेट और स्टैंजा। इसे क्या कहते हैं? इंजैम्बमेंट कहते हैं। इंजैम्बमेंट, जिसे और भी बोलते हैं रन ऑन लाइन, रन ऑन लाइन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये क्या होता है? एक सेंटेंस को बिना रुके, एक लाइन, ठीक है, एक सेंटेंस को बिना रुके एक लाइन, एक कपलेट या फिर एक स्टैंजा से आगे जारी रहना, उसे क्या कहलाएगा? वो होता है इंजैम्बमेंट। ये कब होता है? ये तब होता है जब एक पोएटिक लाइन के अंत में कोई पॉज नहीं होता, कोई फुल स्टॉप नहीं होता, या अपने विचार या सेंटेंस अगली लाइन में जारी रहते हैं। और ये ना पोइट्री का एक प्रवाहपूर्ण या निरंतर गति प्रदान करता है उसे, यानी कि जैसे पोएट को ना अपनी बात, राइटर को अपनी बात लिखनी है, तो वो पोइट्री में लिख रहा है अपनी बात, लेकिन उसकी जो राइटर की बात है वो एक लाइन में कंप्लीट नहीं हुई, तो वो बिना फुल स्टॉप लगाए, बिना क्वेश्चन मार्क लगाए दूसरी लाइन में भी अपनी बात को जारी रखेगा, तीसरी लाइन में भी वो जारी रख सकता है, चौथी लाइन में भी जारी रख सकता है, पांचवी लाइन में भी जारी रख सकता है वो, उसके बाद ला के यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएगा। तो ये होती है रन ऑन लाइन, मतलब चलती रहती है। ये पोएट के थॉट्स जो है ना, एक लाइन से ले के चलते रहते हैं, बिना फुल स्टॉप के, बिना मार्क के, बिना पंक्चुएशन, बिना किसी फुल स्टॉप के, बिना क्वेश्चन मार्क के, बिना आपके विराम के, पॉज के, चलते रहते हैं अपने थॉट्स को, वो कितनी भी लाइन में कंप्लीट कर दें, वो होता है इंजैम्बमेंट। ठीक है, समझ में आया? ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम। अगर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि व्हाट इज अ राइम इन्वॉल्विंग अ वर्ड इन द मिडिल ऑफ अ लाइन एंड अनदर एट द एंड ऑफ अ लाइन आर इन द मिडिल ऑफ द नेक्स्ट। इसे क्या बोलते हैं? इंटरनल राइम। क्या बोलते हैं? इंटरनल राइम। इंटरनल राइम क्या होता है? जिसमें इंटरनल राइम अगर देखा जाए, ये एक ही पोएटिक लाइन के अंदर आने वाली राइम होती है, यानी कि ये मतलब पोएटिक, जैसे ये पोएम की लाइनें हैं, इसी लाइन में ही यहाँ पे आपको दो वर्ड रहेंगे जो एक दूसरे से राइम करेंगे, बीच में ही मिलती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बीच में ही राइम मिलती है, उसे कहा जाता है इंटरनल राइम। ठीक है, जैसे मैंने बोला, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अब यहाँ पे आप देखोगे ये राइम है, वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रीअरी वाइल आई पॉन्डेड वीक एंड वियरी। ये एक लाइन है, भले मैं यहाँ पे दो लाइन बना दी हूँ, लेकिन ये एक ही लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने दूसरी लाइन में ले आया, लेकिन ये एक ही लाइन है, वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रीअरी वाइल आई पॉन्डेड वीक एंड वियरी। यहाँ पे जो ड्रीअरी है ना, ड्रीअरी एंड वियरी, ये एक दूसरे से राइम कर रही हैं, इसे बोला जाता है इंटरनल राइम। यानी कि एक ही लाइन में दो वर्ड्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, और एक ही लाइन में बीच में ही, एक लाइन के बीचों बीच ही दो वर्ड्स एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, वो होते हैं इंटरनल राइम। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ड्रीअरी और वियरी एक दूसरे से राइम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये होते हैं इंटरनल राइम। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज अ राइम इन विच द फाइनल सिलेबल ऑफ लाइन इज स्ट्रेस। उसे क्या बोलेंगे? मस्कुलिन राइम। मस्कुलिन राइम क्या होता है? जिसमें जो मस्कुलिन राइम क्या होता है, ये ध्यान रखना है, जिसमें लास्ट सिलेबल पर जोर होता है। ठीक है, इसका जो अगर देखा जाए ना, अगर मस्कुलिन राइम है जिसमें लाइन का जो लास्ट सिलेबल होता है ना, वो स्ट्रेस होता है। जैसे लाइन है और लाइन का जो लास्ट सिलेबल होगा वो कैसा होगा? इस पे स्ट्रेस होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये स्ट्रेस होगा, तो वो होता है मस्कुलिन राइम। फेमिनिन और मैस्कुलिन में यही फ़र्क है, मैस्कुलिन के लास्ट में स्ट्रेस पे ख़त्म होता है, लाइन जो होती है वो स्ट्रेस पे ख़त्म होती है, और फेमिनिन पे अनस्ट्रेस पे ख़त्म होती है, इतना ही फ़र्क है दोनों में। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी आप देख सकते हो, साइट लाइट। अब यहाँ पे एच टी है, फिर यहाँ पे भी एच टी है, दोनों के लास्ट पे स्ट्रेस हो रहा है कि नहीं? शाइट लाइट, इस पे स्ट्रेस नहीं हो रहा, लेकिन इस पे एच टी पे दोनों पे स्ट्रेस हो रहा है, तो ये मस्कुलिन राइम है। समझ में आया? ये लास्ट मतलब लास्ट जो लाइनें होंगी, जो सेंटेंस होंगे, जो लाइनें होंगी, वो स्ट्रेस पे ख़त्म होंगी, चाहे वर्ड्स होंगे वो स्ट्रेस पे ख़त्म होंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक लाइन का लास्ट जो सिलेबल होगा वो स्ट्रेस होगा था,
ये ध्यान रखना है। वो होता है मस्कुलिन राइम। अब यहाँ पे सेम वही पूछा है कि राइम बिटवीन स्ट्रेस सेलेबल फॉलोड बाय वन और मोर अनस्ट्रेस सेलेबल, इसे क्या बोलेंगे? फेमिनिन राइम, या फेमिनाइन या फेमिनिन बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है? एक स्ट्रेस सेलेबल के बाद एक या एक से अधिक अनस्ट्रेस सेलेबल की राइम क्या कहलाती है? तो उसे फेमिनिन राइम कहेंगे। इसमें क्या होता है? ये 2 या 2 से अधिक सेलेबल की राइम है, इसमें होती है 2 या 2 से अधिक सेलेबल की राइम होती है, जिसमें लास्ट सेलेबल पर जोर नहीं होता है। ठीक है, उसमें जोर होता है लास्ट सेलेबल पर, वो लास्ट सेलेबल स्ट्रेस पे ख़त्म होता है, इसका लास्ट सेलेबल अनस्ट्रेस पे ख़त्म होता है। ये ध्यान रखना है, इतना ही बस, इतना ही याद रखना है, फेमिनाइन होता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे आप देख सकते हो सॉकिंग, स्टॉकिंग, सॉकिंग, स्टॉक पे पड़ रहा है, शॉक पे पड़ रहा है। ठीक है, दोनों पे आप पढ़ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दोनों पे पढ़ रहा है, लेकिन इन पे नहीं पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? पढ़ रहा है नहीं, अनस्ट्रेस पे ख़त्म हो रहा है कि नहीं? स्टॉकिंग, तुरंत आपने इन बोल दिया। ये होते हैं फेमिनाइन राइम। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ राइम इन विच द वर्ड्स लुक लाइक दे शुड राइम बट डोंट? ऐसी राइम क्या है जो एकदम सेम राइम जैसे दिखती है कि हाँ ये जो वर्ड्स है ना वो एक दूसरे से राइम करते हैं, बट राइम नहीं करते हैं। उनको राइम करना चाहिए, ऐसे वर्ड्स हैं, लेकिन वो एक दूसरे से राइम नहीं करते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम आई राइम कहते हैं या विजुअल राइम कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, वह राइम क्या है जिसमें वर्ड्स ऐसे दिखते हैं जैसे उन्हें राइम करनी चाहिए लेकिन वे करते नहीं हैं, तो उसे हम कहते हैं विजुअल राइम या आई राइम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये स्पेलिंग पर बेस्ड राइम होते हैं, इस पे साउंड पे नहीं होते हैं, यानी कि हमको वर्ड्स दिखने में समान लगते हैं लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग होता है। जैसे आप देखते हो लव, मूव, ऐसा लगता है एक दूसरे से राइम करना चाहिए दोनों को ना, लेकिन एक दूसरे से सेम दिखते हैं कि लव, मूव एक दूसरे से राइम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन ये राइम नहीं करते हैं, ये अलग होते हैं। जैसे कि डॉटर, लॉफ्टर। ठीक है, जैसे कि बग, टफ, ये सब क्या है? ये विजुअल राइम है, आई राइम कहा जाता है। ये ऐसे शब्द होते हैं जो दिखते हैं और उन्हें राइम करना चाहिए लेकिन ये करते नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट इज़ द अनदर टर्म फॉर अ हाफ राइम और नियर राइम? इसे स्लैंट राइम कहते हैं। ठीक है, तो इसे हाफ राइम भी कहते हैं, इसे नियर राइम भी कहते हैं और इसे स्लैंट राइम भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, स्लैंट राइम भी कहते हैं। स्लैंट राइम क्या होता है? ध्यान रखना है, ये पूरी तरह से इनकम्प्लीट राइम होती है। ठीक है, ये पूरी तरह से कैसी होती है? इनकम्प्लीट राइम होती है। ये आपने ध्यान रखना है, इनकम्प्लीट राइम होती है ये। ओके, इनकम्प्लीट राइम होती है और इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो समान तो लगते हैं लेकिन पूरी तरह से राइम नहीं करते हैं। ऐसा लगेगा कि हाँ समान है, दोनों वर्ड्स एकदम सिमिलर हैं, लेकिन पूरी तरह से राइम नहीं करते हैं। इसमें तो या तो इसका जो वाउल साउंड है वो समान होगा तो कॉन्सोनेंट अलग होगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड समान होंगे तो वाउल अलग होंगे। जैसे शेप, इसका एग्जाम्पल है जैसे शेप एंड कीप, लग रहे हैं दोनों एक दूसरे से राइम कर रहे हैं, है ना, शब्द समान लग रहे हैं लेकिन ये पूरी तरह से राइम नहीं कर रहे हैं, यानी कि इनकम्प्लीट राइम है ये। तो ये होते हैं स्लैंट राइम। नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट इज़ अ सीरियस प्ले विद एन अनहैप्पी एंडिंग ऑफन इन्वॉल्विंग द डाउनफॉल ऑफ द मेन कैरेक्टर? 100 कर लेते हैं क्या? टाइम तो हो गया बहुत, 1 घंटा 7 मिनट हो गया है। क्या करूँ, स्टॉप कर दूँ या आगे पढ़ाऊँ? ठीक है, सोच रहे थे कि 100 कंप्लीट हो जाएगा, बट अगर एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे ही जाएगी वीडियो लेंदी। चलिए 100 कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा मैं जल्दी करूँगी, इधर जल्दी हो ही नहीं पाता। व्हाट इज़ अ सीरियस प्ले विद एन अनहैप्पी एंडिंग ऑफन इन्वॉल्विंग द डाउनफॉल ऑफ द मेन कैरेक्टर? इसे ट्रेजेडी बोलते हैं। तो ट्रेजेडी सभी को पता है। ठीक है, एक ऐसा प्ले जिसका जो अंत होता है दुखद होता है, ट्रेजिक अंत होता है और जिसमें अक्सर जो मुख्य कैरेक्टर का पतन होता है, यानी कि मुख्य हीरो का पतन होता है, शामिल होता है, उसे ट्रेजेडी कहते हैं। तो ट्रेजेडी एक प्रकार का प्ले ही है जो कैसा होता है, सीरियस होता है और ये क्या कहता है, इंपॉर्टेंट विषयों से रिलेटेड होता है। इसमें जो ट्रेजिक हीरो होता है ना वो अक्सर एक महान व्यक्ति होता है और अपनी किसी गलती या अपने भाग्य के कारण कष्ट सहता है और अंत में उसका पतन यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है ऑडियंस को ना, इसका उद्देश्य ऑडियंस में पीटी एंड फियर की भावनाएं जगाना होता है, यानी कि करुणा और भय की जो इमोशंस हैं वो जगाना होता है। जैसे शेक्सपियर की हैमलेट, ओथेलो, ये सब क्या है, ट्रेजेडी है। नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट इज़ अ लाइट हार्टेड प्ले इंटेंडेड टू अम्यूज टिपिकली विद अ हैप्पी एंडिंग? उसे बोलते हैं कॉमेडी। ये ध्यान रखना है।
ये थोड़ी हल्की फुल्की नाटक होता है, हल्का फुल्का होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, केवल मनोरंजन करना होता है। और इसका जो अंत होता है वो आमतौर पर कैसा होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। उसे क्या बोलते हैं, कॉमेडी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कॉमेडी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऑडियंस को हंसाना और इंटरटेन करना होता है। ठीक है, कुछ हास्यपूर्ण स्थितियाँ होती हैं, विटी डायलॉग्स होते हैं, स्ट्रेंज कैरेक्टर होते हैं इसमें। और इसकी जो कहानी है अक्सर गलतफहमी या समस्याओं से शुरू होती है, लेकिन लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है और एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जैसे शादी ब्याह हो जाता है इसमें। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई, जैसे कि एज यू लाइक इट है, जैसे कि मच अडू अबाउट नथिंग है, ये सब क्या है, कॉमेडी ही है। जैसे कि दी मैरी वाइफ नहीं, जैसे कि आपका दी कॉमेडी ऑफ एरर्स हैं, कितनी सारी गलतफहमी हो जाती है, लेकिन लास्ट में सब कुछ शादी ब्याह होकर के हैप्पी एंडिंग हो जाती है। What is a genre that blends aspect of both tragic and comic forms? ऐसा जॉनरा क्या है जिसमें दोनों ही मिलते हैं, ट्रेजिक एंड कॉमिक, दोनों ही आपको एलिमेंट मिलते हैं। वो क्या कहलाते हैं, वो ट्रेजिक कॉमेडी कहलाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है, ये दुखद और सुखद नाटक कहा जाता है। ट्रेजिक कॉमेडी में ट्रेजेडी के गंभीर एलिमेंट भी मिलते हैं, जैसे कि खतरा भी आएगा, डेथ की संभावना भी लगी रहेगी। कॉमेडी के हल्के फुल्के एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि कॉमेडी दिखाया जाएगा और एक हैप्पी एंडिंग दिखाया जाएगा, तो दोनों पाए जाते हैं इसमें। ये जीवन की जटिलता को दिखाता है, जहाँ सुख और दुख साथ साथ चलते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ में सुख और दुख साथ साथ चलते हैं, तो कॉमेडी भी, ये जो ट्रेजिक कॉमेडी है वो वही चीज़ दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ प्ले दैट यूजेस क्रूड कैरेक्टराइजेशन एंड लुडिक्रसली इम्प्रोबेबल सिचुएशन। तो इस प्ले को क्या बोलेंगे, वो प्ले क्या है जिसमें आपका क्या रहेगा, क्रूड कैरेक्टराइजेशन यूज़ होता है या लुडिक्रस रूप से असंभव स्थितियों का यूज़ किया जाता है, उसे फार्स बोलते हैं। फार्स भी एक कॉमिक प्ले ही होता है, कॉमेडी ही होता है एक प्रकार का, ये भी एक कॉमेडी प्ले ही है। इसका भी उद्देश्य केवल हंसाना होता है। फार्स में भी, जैसे कि कपिल शर्मा शो को आप देख लो, इसमें भी कहानी या कैरेक्टर के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता, कहानी वाली कैरेक्टर पर विकास में नहीं दिया जाता, बल्कि स्लैपस्टिक यानी कि शारीरिक हास होगा, यानी कि शारीरिक बनावट रख कर कुछ ऐसा कर लेंगे, अपने आप को बना के ले आएंगे ताकि सामने वाले को ऐसे हंसी आएगी, बेतुकी बातें होंगी, ये सारी चीज़ें इस पर दिखाया जाता है। What is a sensational dramatic piece with exaggerated characters and exciting events? इसे क्या बोलते हैं, मेलोड्रामा कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेलोड्रामा। मेलोड्रामा क्या होता है, ठीक है, मेलोड्रामा में याद रखना है, मेलोड्रामा में भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इमोशन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। कैरेक्टर या तो पूरी तरह से कोई अच्छा हीरो होगा या पूरी तरह से कोई बुरा खलनायक होगा, और कहानी जो होगी वो सनसनीखेज और रोमांचक होगी। इसका उद्देश्य क्या होता है, ऑडियंस की भावनाओं को उत्तेजित करना होता है मेलोड्रामा में। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय अ कैरेक्टर अलोन अ स्टेज रिवीलिंग देयर थॉट्स। तो ये क्या है, सोलिलोकी है। सोलिलोकी जिसमें एक कैरेक्टर स्टेज पर अकेला होता है और अपने मन के विचारों और भावनाओं को ज़ोर ज़ोर से बोलता है। इसका उद्देश्य ऑडियंस को कैरेक्टर के आंतरिक दुनिया को अवगत कराना होता है, यानी कि कैरेक्टर के मन में क्या कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है वो चीज़ें बताना होता है। किसको, ऑडियंस को। जैसे कि हैमलेट का फेमस सोलिलोकी है, टू बी और नॉट टू बी। बहुत सारी फिल्म ऐसी हैं जो वहाँ पे हीरो अपनी इनर थॉट्स को बताता है, तो ऑडियंस जान जाती है वहाँ पे अदर कैरेक्टर नहीं होते हैं। मतलब अदर कैरेक्टर मतलब उसका कोई रिलायबल कैरेक्टर नहीं होता, रिलायबल कोई दोस्त नहीं होता जिसको वो अपनी बातें बता सके। वो कभी कभी अपने ही आप से बताने लग जाता है, अलग से साउंड वहाँ पे क्रिएट कर दिया जाता है ताकि वो बोल रहा हो। व्हाट इज अ शॉर्ट कमेंट बाय अ कैरेक्टर टू अ ऑडियंस अनहियर्ड बाय अदर्स ऑन स्टेज। तो इसे बोलते हैं असाइड। इसमें कैरेक्टर थोड़ी देर के लिए दूसरे कैरेक्टर से मुँह मोड़कर ऑडियंस से सीधा कुछ कहता है। ये माना जाता है कि स्टेज पर मौजूद जो अन कैरेक्टर हैं वो ये टिप्पणी नहीं सुनते, उसकी ये बातें नहीं सुनते। इसका यूज़ ना कॉमिक या फिर ड्रामेटिक आयरनी पैदा करने के लिए किया जाता है, उसे बोला जाता है असाइड। ठीक है, हु इज़ द ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स इन ग्रीक ट्रेजेडी हु कमेंट्स ऑन द एक्शन। ये मैंने बताया है, असाइड, सोलिलोकी और आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग, तीनों ही मैंने बताया है। जो ड्रामेटिक मोनोलॉग वाला चैप्टर अभी पढ़ाया था जल्दी LT के लिए, उसमें बताया है। व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स इन ग्रीक ट्रेजेडी हु कमेंट्स ऑन द एक्शन। इसे क्या बोलते हैं, कोरस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए प्राचीन ग्रीक प्लेज में कोरस एक महत्वपूर्ण पार्ट था। प्राचीन ग्रीक के प्लेज में, जैसे कि आपके होमर के, ये क्या करते हैं, ये गाय को और मतलब एक बोल सकते हो आप सिंगर्स एंड डांसर्स का एक ग्रुप था जो प्ले की घटनाओं पर टिप्पणी करते थे और नैतिक सबक देते थे और ऑडियंस को बैकग्राउंड की जानकारी देते थे। वे इस तरह से समाज की आवाज़ को रिप्रेजेंट करते थे। कोरस का ये काम था। ठीक है, समझ में आया।
जो एंशियंट ग्रीक प्लेस थे ना, वहाँ पे कोरस एक महत्वपूर्ण पार्ट था कोरस का। ये लोग ना, इन्हें बोला जाता है डांसर्स एंड सिंगर्स का एक ग्रुप था। ये लोग क्या करते थे, जैसे कि आप देख सकते हो प्ले की जो घटनाओं पर टिप्पणी करना, नैतिक सबक देना, ऑडियंस को बैकग्राउंड की जानकारी प्रदान करते थे। ये सारी चीज़ें कोरस का काम था, स्टेज पर आके बताना कि अब क्या होने वाला, इस तरह का। What is the tragic flaw or error in judgment that leads to a hero's downfall? तो इसे हमार्शिया बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। हमार्शिया क्या होता है, ठीक है। ये ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजेडी के हीरो की कोई कमजोरी या गलती होती है। ये ज़रूरी नहीं कि कोई नैतिक दोष हो, बल्कि ये गलत डिसीजन भी हो सकता है, एरर इन जजमेंट भी हो सकता है। और यही गलती घटनाओं की एक सीरीज शुरू कर देती है और इवेंचुअली हीरो का, यानी कि नायक का, प्रोटैगनिस्ट का विनाश का कारण बन जाता है। तो वो होती है हमार्शिया। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द एक्सेसिव प्राइड और सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ एन हीरोज ट्रेजिक फ्लॉ? इसे ह्यूब्रिस बोला जाता है। ये भी हमार्शिया की तरह ही सेम है। ह्यूब्रिस का मतलब अत्यधिक घमंड या अहंकार, बहुत ज़्यादा घमंड या अहंकार। स्पेशली तब जब कोई कैरेक्टर ना देवताओं या भाग्य को चुनौती देता हो, ठीक है, अपनी किस्मत को चुनौती देता हो, या कोई गॉड को, देवी देवताओं को चुनौती देता हो। और ये अक्सर हमार्शिया का एक रूप होता है। ये भी क्या करता है, हीरो के पतन का एक प्रमुख कारण बनता है। ह्यूब्रिस में क्या होता है, ये डायरेक्ट गॉडिस यानी कि गॉडिस को या गॉड को क्या करता है, भाग्य को चुनौती देता है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे अब मतलब इतना अहंकार हो जाता है कि उनको चुनौती देता है। तो ये ध्यान रखना है, ये ग्रीक टर्म से याद रखना है इसको। व्हाट इज़ द प्यूरिफिकेशन ऑफ पर्जिंग ऑफ इमोशन स्पेशली पिटी एंड फियर डिस्क्राइब बाय अरिस्टोटल? तो कथारसिस ये याद रखना है। कथारसिस क्या होता है, कथारसिस जिसको हम बोलते हैं, ये अरिस्टोटल के अनुसार अगर देखा जाए, ट्रेजेडी देखने से ऑडियंस के मन में जो पिटी और फियर की भावनाएं आती हैं और प्ले के अंत में इन भावनाओं को क्या करते हैं, पर्जिंग और रिलीज हो जाता है। तो इससे ऑडियंस भावनात्मक रूप से शुद्ध और हल्का महसूस करते हैं, वो होता है कथारसिस। समझ में आया? जैसे कि ट्रेजेडी आप देख रहे हो और आपके मन में क्या आ रहा है, यानी कि कैरेक्टर के प्रति या हीरो के प्रति पिटी एंड फियर लगा रहता है। अगर कैरेक्टर हीरो चाहे जैसा होगा, चाहे वो खराब ही क्यों ना हो, तब भी आप उसके लिए डरे रहोगे, उसके लिए दया आप दिखाओगे या डरे रहोगे, तो वो भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न होती हैं। लास्ट में क्या होता है, अंत में इन भावनाओं का आप क्या करते हो, पर्जिंग यानी कि रिलीज हो जाता है। इससे ऑडियंस का जो भावनात्मक रूप है वो शुद्ध हो जाता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का महसूस होता है। व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ क्रिटिकल डिस्कवरी और रिकॉग्निशन फॉर अ ट्रेजिक हीरो? इसे बोलते हैं एनेग्नोरिसिस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे। इसे क्या बोलते हैं, ये याद रखना, क्रिटिकल डिस्कवरी, ये कुछ इंपॉर्टेंट, रिकॉग्निशन, ये कुछ टर्म्स याद रखो। आप पूरा नहीं याद रख सकते तो कुछ टर्म्स तो याद ही रख सकते हो, की पॉइंट्स याद रख सकते हो, जिससे आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। तो क्रिटिकल डिस्कवरी है, रिकॉग्निशन है, एनेग्नोरिसिस, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्ले का वो पल होता है, वो मोमेंट होता है जब हीरो अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ता है, यानी कि कोई चीज़ उसे नहीं पता रहती है और वो चीज़ें उसे पता चल जाती है, ठीक है। ये होता है, यानी कि उसे अपनी किसी अन्य कैरेक्टर की वास्तविक पहचान या स्थिति सच्चाई का पता चलता है, ठीक है, जो उसे पतन की ओर ले जाता है, ये भी पतन का कारण भी बनता है। यानी कि हीरो को कोई ऐसी चीज़ें नहीं पता रहती है जो उसे पता चल जाती है, ठीक है। जैसे कि ओडिपस आप देख सकते हो, ओडिपस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे कि ओडिपस को पता चलता है, कब पता चलता है कि वो जिस औरत से शादी कर रहा है वो उसकी माँ ही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्रिटिकल डिस्कवरी एंड रिकॉग्निशन, एनेग्नोरिसिस। और जब पता चल जाता है कि शादी कर लेता है वो उसकी माँ है, उसके बाद क्या आता है, पेरिपीटिया आ जाता है, भाग्य में परिवर्तन हो जाता है। तो ये अगला है, व्हाट इज़ द सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून और चेंज इन सर्कमस्टेंसेस इन ड्रामा? तो ये याद रखना, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून और सर्कमस्टेंसेस यानी कि परिस्थितियों में बदलाव आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पेरिपीटिया। तो ये क्या होता है, ये अचानक या अनएक्सपेक्टेड मोड़ होता है, जहाँ पे हीरो की जो किस्मत होती है, जो उसका फॉर्चून होता है ना, वो गुड से बैड में बदल जाता है। और ये अक्सर एनेग्नोरिसिस के साथ होता है, यानी कि जैसे ये पता चलेगा उसके बाद वो क्या होगी, सारी कहानी उल्टी चलने लग जाएगी ना। व्हाट इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ अ प्ले वेयर द प्लॉट लाइन्स आर ड्रॉन टुगेदर एंड मैटर्स आर रिजॉल्व्ड? इसे क्या बोलते हैं, तो इसे डिनोमेंट बोलते हैं। यानी कि प्ले का जो लास्ट भाग क्या कहलाता है, जहाँ प्लॉट की लड़ियाँ एक साथ खींची जाती हैं और मामलों को समाधान किया जाता है, उसे डेनुमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेनुमा। ये याद रखना, जिसको हिंदी में हम उपसंहार बोलेंगे या फिर समाधान बोलते हैं। ये एक फ्रेंच टर्म है, ये एक क्या है, फ्रेंच टर्म है, ये याद रखना है। ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है गांठ खोलना,
ठीक है, ये ध्यान रखना है, जिसका मतलब होता है गांठ खोलना। ठीक है, यानी कि ये प्ले का लास्ट स्टेज होता है जिसमें जो प्लॉट होते हैं ना, प्लॉट की सभी उलझनें सुलझ जाती हैं और रहस्य खुल जाते हैं और जो संघर्ष हो जाता है वो समाप्त हो जाता है। डिनोमा मैं लिख दे रही हूँ ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं और जो रहस्य होते हैं वो खुल जाते हैं और जो संघर्ष चल रहा है पूरी मूवी में, पूरे ड्रामा में, वो समाप्त हो जाता है। ये होता है डेनोमा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। डेनोमा अगर पूछा जाए अगर पूछा जाए कि फाइनल एंड ऑफ द प्ले डेनोमा, ये याद रखना है। फाइनल एंड ऑफ द प्ले डेनोमा, फाइनल एंड ऑफ द कॉमेडी डेनोमा, फाइनल एंड ऑफ द ट्रेजेडी तो कैटेस्ट्रॉफ भी बोला जाता है, उसको डेनोमा भी बोला जाता है, तो दोनों ध्यान रखना। लेकिन कॉमेडी में आप कैटेस्ट्रॉफ नहीं बोल पाओगे, नहीं बोलना है। व्हाट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ प्ले आर स्टोरी दैट प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो इंट्रोडक्टरी किसी भी प्ले का या स्टोरी का इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एक्सपोजिशन कहलाता है। ठीक है, ये कहानी की शुरुआत में जहाँ राइटर कैरेक्टर, सेटिंग, प्लेस, टाइम और मुख्य कॉन्फ्लिक्ट का बैकग्राउंड का परिचय देता है ताकि ऑडियंस कहानी को समझ सके। ठीक है, सब कुछ बताएगा, उसे बोलते हैं एक्सपोजिशन। ठीक है, एक्सपोजिशन। व्हाट इज द मोस्ट इंटेंस, एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ ए स्टोरी और प्ले, उसे बोलते हैं क्लाइमेक्स। एक कहानी का या प्ले का सबसे तीव्र, सबसे एक्साइटिंग, सबसे इंटेंस, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है? तो क्लाइमेक्स है। ठीक है, क्लाइमेक्स है, ये ध्यान रखना। ये कहानी का वो पॉइंट है जहाँ पे तनाव और संघर्ष अपने चरम पर होता है, यानी कि जो कहानी में जो स्ट्रेस फैला हुआ है, जो कॉन्फ्लिक्ट फैला हुआ वो अपने चरम पर होता है। ये कहानी का सबसे रोमांचक पार्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है और इसके बाद कहानी अपने रिजोल्यूशन यानी कि समाधान की ओर बढ़ती है, अपने डिनोमा की ओर बढ़ती है। तो ये ध्यान रखना, क्लाइमेक्स। व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन इन द टेक्स्ट ऑफ अ प्ले इंडिकेटिंग मूवमेंट आर टोन, इसे क्या बोलते हैं? स्टेज डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्ले के लेसन में दिए गए वो निर्देश का क्या है? जब कैरेक्टर को गति या बोलने के लहजे को इंडिकेट करते हैं उसे बोलते हैं स्टेज डायरेक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रंगमंच निर्देश। ये प्ले की, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये प्ले की ना ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, यानी कि प्ले की जो कहानी होती है ना, कहानी में लिखे गए निर्देश होते हैं। ये निर्देश ना एक्टर और डायरेक्टर को बताते हैं, मतलब एक्टर और डायरेक्टर को बताते हैं कि कैरेक्टर को कैसे चलना है, क्या करना है, किस लहजे में बोलना है, उसे बोला जाता है स्टेज डायरेक्शन। ठीक है, व्हाट इज द कैरेक्टर हु कंट्रास्ट विद अनदर कैरेक्टर यूजुअली प्रोटैगनिस्ट टू हाईलाइट पर्टिकुलर क्वालिटीज़, उसे क्या बोलते हैं? फॉइल कैरेक्टर। तो वह कैरेक्टर क्या कहलाता है जो किसी अन्य कैरेक्टर, स्पेशली आमतौर पर अगर देखा जाए तो हीरो के विपरीत होता है ताकि उसके विशेष गुणों का उजागर किया जा सके, उसे फॉइल कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे कि लियर्टीज था, हैमलेट में देखा जाए तो हैमलेट प्रोटैगनिस्ट है, उसके जस्ट विपरीत फॉइल कैरेक्टर कौन था? लियर्टीज था। फॉइल कैरेक्टर कैसा कैरेक्टर होता है? फॉइल कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसके क्वालिटीज़ मुख्य कैरेक्टर के क्वालिटीज़ के विपरीत होते हैं, यानी कि मेन जो हीरो होता है ना, मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, उसकी क्वालिटीज़ के विपरीत होते हैं फॉइल कैरेक्टर के। इसकी तुलना ना माध्यम से, यानी कि मुख्य कैरेक्टर के जो पर्सनल, जो व्यक्तित्व हैं, जो गुण हैं, जो क्वालिटी है, जो दोष है, उससे अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आते हैं। तो ये फॉइल कैरेक्टर वही होते हैं, मतलब प्रोटैगनिस्ट के विपरीत होते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे कि हैमलेट है, हैमलेट का विपरीत लियर्टीज था। व्हाट टर्म डिड शेक्सपियर यूज़ फॉर हिज हिस्ट्री प्लेज, तो यहाँ पे पूछा शेक्सपियर ने अपने हिस्टोरिकल प्लेस के लिए किस शब्द का यूज़ किया? तो क्रॉनिकल प्लेस, ये ध्यान रखना। क्रॉनिकल प्लेस किसे कहा जाता है? ये इंग्लैंड के, ये जो प्ले है ना, ये इंग्लैंड के जो हिस्टोरिकल राजाओं और घटनाओं पर आधारित होते थे, जो क्रॉनिकल प्लेस होते थे। तो शेक्सपियर ने इन प्लेस के लिए सोर्स के रूप में हिस्टोरिकल यानी कि क्रॉनिकल्स का यूज़ किया, इसलिए इन्हें क्रॉनिकल प्लेस कहा जाता है। जैसे कि हेनरी फिफ्थ, रिचर्ड थर्ड, ये सारे शेक्सपियर के क्रॉनिकल प्लेस हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ टाइप ऑफ प्ले दैट सैटिराइज द मैनर्स एंड अफेक्शंस ऑफ अ सोशल क्लास, इसे क्या बोलेंगे? वो किस प्रकार का प्ले है जहाँ एक सामाजिक वर्ग के तौर तरीके और दिखावे पर सटायर किया जाता है, उसे बोलते हैं कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है? एक प्रकार की कॉमेडी ही होती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या दिखाया जाता है? इसमें किसी ऊंचे वर्ग के लोग, जो ऊंचे वर्ग के समाज है ना, उनके जो आर्टिफिशियल या दिखावटी व्यवहार है, फैशन है, उनका जो शिष्टाचार है, उस पर सटायर करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यानी कि जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं ना,
उनका जो दिखावटीपन व्यवहार है, उनका जो फैशन है, उनका जो शिष्टाचार है, उस पर ये सटायर करता है। इसमें चतुर यानी कि बहुत ही विटी और हाजिर जवाबो डायलॉग पर जोर दिया जाता है। इसमें जो डायलॉग्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा विटी होते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स अपने याद रखनी है, ठीक है, सोशल क्लास वगैरह। व्हाट फॉर्म ऑफ ड्रामा बिकेम पॉपुलर इन द 20th सेंचुरी फोकसिंग ऑन द मीनिंगलेसनेस ऑफ एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 20th सेंचुरी में फेमस हुई प्ले वो कौन सी जॉनरा है जो अस्तित्व की अर्थहीनता पर सेंटर्ड है, यानी कि एग्जिस्टेंस क्या है, वो मीनिंगलेसनेस है, उस पर फोकस्ड है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड है। ये प्ले की एक ऐसी स्टाइल है ना, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, इसके लिए जाने जाते हैं आपके, ठीक है, जैक्स डेरिडा, ठीक है। तो इनके लिए जैक्स डेरिडा नहीं, मार्टिन एस्लिन, ठीक है, थोड़ा सा नाम भूल गई थी, मार्टिन एस्लिन, ये जाने जाते हैं, ठीक है। मार्टिन एस्लिन ने क्वाइन किया था इस टर्म को 1960 से, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या होता है, ये प्ले की वो स्टाइल है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद उभरा था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ये स्टाइल उभरा था, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, जो ये मानता था कि मानव का जो जीवन है वो उद्देश्यहीन है और अर्थहीन है। इसके प्लेज में अक्सर कैसी चीज़ें यानी कि तर्कहीन डायलॉग होते थे जो आपको समझ से बाहर रहते थे, और कुछ ऐसे मीनिंगलेस स्थितियाँ होती थी। ये एक ऐसी दुनिया को दिखाया जाता था जिसे समझा नहीं जा सकता, जैसे कि सैमुअल बकेट का वेटिंग फॉर गॉडेट, ये इसका फेमस एग्जाम्पल है। यानी कि स्टोरी कहाँ से कहाँ चलेगी आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। अगर आप थिएटर ऑफ एब्सर्ड की जो स्टोरी या प्लेस देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यानी कि डायलॉग भी बहुत तर्कहीन होंगे, अजीब सी दुनिया का दिखाया जाएगा जिसे समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, स्टोरी कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ सिंगल अनइंटरप्टेड स्पीच बाय अ कैरेक्टर इन अ ड्रामा। इसे क्या बोलते हैं, इसे मोनोलॉग बोलते हैं। एक लंबा भाषण होता है जो एक कैरेक्टर द्वारा दिया जाता है। सॉलिलोक्वी के ये थोड़ा सा विपरीत होता है। मोनोलॉग के दौरान स्टेज पर अन्य कैरेक्टर भी मौजूद होते हैं। सॉलिलोक्वी जो देता है ना उसमें कैरेक्टर नहीं मौजूद, वो अकेला होता है। लेकिन मोनोलॉग में क्या होता है, एक लॉन्ग स्पीच होती है, एक कैरेक्टर द्वारा बोला जाता है, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है, लेकिन स्टेज पर और भी कैरेक्टर मौजूद होते हैं और इसे सुन रहे होते हैं, तो ये ध्यान रखना है मोनोलॉग। अगला जो क्वेश्चन है आपका, फ्रेटेग के पिरामिड, अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो पॉइंट है, इन फ्रेटेग्स पिरामिड, ठीक है, व्हाट इज़ द सीरीज ऑफ इवेंट्स लीडिंग अप टू द क्लाइमेक्स। तो अगर देखा जाए फ्रेटैग के पिरामिड में क्लाइमेक्स तक ले जाने वाली इवेंट्स की सीरीज क्या है, तो राइजिंग एक्शन है। क्या है, राइजिंग एक्शन है। फ्रेटैग जो अगर देखा जाए, फ्रेटैग का पिरामिड एक प्ले की संरचना का मॉडल है। जैसे यहाँ पे ऐसे मैंने अगर ऐसे बना दिया ऐसे करके कुछ, तो यहाँ पे आपका एक्सपोजिशन हो जाता है, देन यहाँ पे राइजिंग फॉल हो जाता है, देन आपका यहाँ पे क्लाइमेक्स हो जाता है, फिर यहाँ पे फॉलिंग हो जाता है, यहाँ पे राइजिंग एक्शन हो जाता है, फिर यहाँ पे राइजिंग जो मतलब फॉलिंग आ जाता है, फिर आपका डिनोमा आ जाता है, कुछ इस तरह वो स्ट्रक्चर बनता है मॉडल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि फ्रेटैग का पिरामिड एक प्ले की स्ट्रक्चर का मॉडल है। राइजिंग एक्शन में शुरुआती कॉन्फ्लिक्ट के बाद घटनाओं की एक सीरीज शुरू होती है जो स्ट्रेस और जटिलताओं को बढ़ाती है, कहानी को उसके क्लाइमेक्स तक ले जाती है। तो राइजिंग एक्शन ही होता है, पहले आपका एक्सपोजिशन होगा, देन राइजिंग एक्शन, यानी कि राइजिंग एक्शन से ही कहानी शुरू हो जाती है, घटनाओं की श्रृंखला यहीं से शुरू होती है। धीरे धीरे तनाव बढ़ेगा, उसके बाद एक क्लाइमेक्स तक पहुँच जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, फ्रेटेग पिरामिड व्हाट फॉलोज द क्लाइमेक्स एंड लीड्स टू द रेजुलेशन। तो फ्रेटेग के पिरामिड में क्लाइमेक्स के बाद क्या आता है और रेजुलेशन की ओर ले जाता है, क्या है वो, तो फॉलिंग एक्शन है। मैंने वो बनाया ना अभी ऐसे करके, मुझसे बन नहीं रहा है। यहाँ पे आपका एक्सपोजिशन होता है, यहाँ पे फॉलिंग एक्शन होता है, फिर यहाँ पे क्लाइमेक्स होता है, फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे राइजिंग एक्शन होता है, यहाँ पे क्लाइमेक्स होता है, देन यहाँ पे आपका फॉलिंग एक्शन आ जाता है, देन आपका डिनोमा आ जाता है। तो वही पूछ रहा है कि फ्रेटेग पिरामिड के अनुसार कौन सी मतलब क्लाइमेक्स के बाद क्या आता है जो उसे डिनोमा की ओर ले जाता है, समाधान की ओर, तो फॉलिंग एक्शन आता है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। समझ में आया? यानी कि क्लाइमेक्स के बाद कौन सा मूवमेंट, कौन सा स्टेज आता है जहाँ पे स्ट्रेस कम होने लग जाता है, कहानी अपने डिनोमा की ओर बढ़ती है, अमुक संघर्ष का परिणाम सामने आने लग जाते हैं। व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर, टाइम, प्लेस एंड एक्शन ड्राइव फ्रॉम अरिस्टोटल पोएटिक्स? तो 3 यूनिटीज़ क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। पूछा जा रहा है कि अरिस्टोटल के पोएटिक्स से हमें एक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, वो स्ट्रक्चर, वो 3 सिद्धांत क्या हैं कि टाइम, प्लेस एंड एक्शन क्या है। तो ये होते हैं द 3 यूनिटीज़। ठीक है, मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए न्यू क्लासिकल, ये एक न्यू क्लासिकल प्ले का एक नियम है। न्यू क्लासिकल पीरियड जब वो जो लोग लिखते थे न्यू क्लासिकल में, जैसे कि अलेक्जेंडर पॉप वगैरह, तो न्यू क्लासिकल प्ले का एक नियम है जो अरिस्टोटल की व्याख्या पर क्या है, बेस्ड है। ठीक है, अरिस्टोटल की पोएटिक्स में जो ये चीज़ें इन्होंने बताई कि टाइम, प्लेस, एक्शन पर आप प्लेस लिख सकते हो। अगर आप प्ले लिख रहे हो तो उसमें ये 3 चीज़ें ज़रूर फॉलो किया करो, टाइम, प्लेस एंड एक्शन। तो इसी का फॉलो न्यू क्लासिकल ने किया। ठीक है, न्यू क्लासिकल के जैसे कि अलेक्जेंडर पॉप वगैरह, उन्होंने अपने प्ले का ये रूल फॉलो किया। ठीक है, शेक्सपियर ने 2 ही प्ले में किया, आई थिंक आपके द कॉमेडी ऑफ एरर्स में किया, आई थिंक यहाँ पे टेम्पेस्ट में उन्होंने किया, ज़्यादा उन्होंने फॉलो इसका किया नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें जो आपका यूनिटी ऑफ टाइम है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, सबसे पहले आपका क्या आता है, यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होता है? यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब प्ले में एक ही मुख्य प्लॉट होना चाहिए, यानी कि 1 प्लॉट होना चाहिए, एक मेन प्लॉट होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक ही प्लॉट होना चाहिए। कहानी आप कह रहे हो तो कहानी सिर्फ एक ही प्लॉट से चलनी चाहिए, एक ही प्लॉट, एक ही कहानी होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें 2, 3, 4 प्लॉट घुसा दो, जैसे कि आपके शेक्सपियर ने किंग लियर में किया है। किंग लियर में एक तरफ गॉनड्रिल यानी कि किंग लियर की कहानी चल रही है, एक तरफ ग्लूसेस्टर की कहानी चल रही है, एक सब प्लॉट भी है, तो उन्होंने वहाँ पे इसका फॉलो नहीं किया। लेकिन यहाँ पे जो अगर आप अरिस्टोटल की पोएटिक्स वाला ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो तो यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो अगर करोगे तो कहानी में सिर्फ यानी कि एक प्लॉट होना चाहिए। प्ले में, नाटक में, मूवी में सिर्फ एक प्लॉट होना चाहिए, और भी एक प्लॉट मतलब सिर्फ एक कहानी होनी चाहिए, सब प्लॉट नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका क्या है, यूनिटी ऑफ प्लेस। यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ प्लेस क्या होता है, यानी कि पूरा प्ले एक ही जगह पर घटित होना चाहिए। यानी कि पूरा जो प्ले आप पूरी प्ले की कहानी जो सेटअप कर रहे हो ना, वो सिर्फ एक जगह पर होना चाहिए, जहाँ पे शेक्सपियर ने बिल्कुल फॉलो नहीं किया है। सिर्फ एक जगह का, अगर आप किसी एक जगह पे कहानी को सेट कर रहे हो कि हाँ इसी जगह की कहानी पूरा दिखाया जाएगा, तो वो पूरी कहानी वहीं जगह पे स्टार्ट करके वहीं ख़त्म करो, एक ही जगह पर, एक ही स्थान पर घटित होना चाहिए। यूनिटी ऑफ टाइम क्या करता है, प्ले की जो घटनाएं हैं वो 24 घंटे के भीतर ही घटनी होनी चाहिए। यानी कि प्ले में जो भी इवेंट्स है, जो घटनाएं हैं, वो 24 घंटे के पीरियड के अंदर ही घटित होनी चाहिए। ये हो गया यूनिटी ऑफ टाइम। तो ये न्यू क्लासिकल पीरियड लोग ज़्यादा यूज़ करते थे इस कॉन्सेप्ट को। ये किसका कॉन्सेप्ट था, ये अरिस्टोटल का, उन्होंने कहाँ दिया था, पोएटिक्स में दिया था, जिसको शेक्सपियर ने लागू भी किया है, ज़्यादा नहीं किया, अपने सारे प्लेज में नहीं किया, बस दो ऐसे प्लेज में उन्होंने किया है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स में किया है और टेम्पेस्ट में किया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने बता दिया है। अगला जो पॉइंट है, व्हाट इज़ द शॉर्ट प्ले आर स्किट परफॉर्म्ड बिटवीन द एक्ट ऑफ अ लार्जर प्ले। इसे क्या बोलते हैं, सैंडविच, जो सैंडविच प्ले होता है, इसे तो मैं सैंडविच प्ले कहूँगी, इंटरल्यूड। ठीक है, एक बड़े प्ले के बीच में प्रस्तुत किए जाने वाला एक छोटा सा प्ले क्या कहलाता है, जिसे आप इंटरल्यूड बोलते हो। ठीक है, इंटरल्यूड वही होता है, ये मिडिल एज और रेनेशा पीरियड के दौरान बहुत पॉपुलर था। ये ध्यान रखना है, मिडिल एज जो आपका इंटरल्यूड है ना, कब फेमस हुआ था, तो ये ध्यान रखना है, मिडिल एज एंड रेनेशा। ठीक है, इन दोनों पीरियड में ये पॉपुलर था, ये ध्यान रखना, बहुत पॉपुलर था इन दोनों पीरियड में। और ये अक्सर ना कॉमिक प्ले थे, मतलब अक्सर ये कॉमेडी प्ले थे, जहाँ कोई बड़े प्ले के बीच में या कोई बड़े प्ले के बीच में एक इंटरमिशन के दौरान मनोरंजन के लिए इसको यूज़ किया जाता था। जैसे कोई बड़ा प्ले है, कोई बड़ा सा प्ले है, उसके बीच में जब इंटरमिशन आता, मूवी देखते हो ना, इंटरमिशन, मूवी आधी हो जाती तुरंत इंटरमिशन आ जाता है, अंतराल आ जाता है, तो उस दौरान इंटरटेन के लिए कुछ आपको प्रस्तुत किया कर दिया जाए, वो होता है इंटरल्यूड। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट टाइप ऑफ मिडिवल प्ले वाज बेस्ड ऑन लाइफ्स ऑफ सेंट।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिडिवल प्ले जो आपके लाइफ ऑफ सेंट्स यानी कि संतों के जीवन पर बेस्ड होते थे, या आप यहीं पे जोड़ लीजिए मार्टियर, संतों की जीवन भी दिखाया जाता था इसमें आपका, और क्या दिखाया जाता था, मार्टियर भी दिखाया जाता था, यानी कि शहीदों के जीवन को भी दिखाया जाता है इसमें, ठीक है, इनके भी जीवन को दिखाया जाता था, सेंट्स के जीवन को दिखाया जाता था, उसे हम क्या कहते थे, मिरेकल प्लेस, ठीक है। ये भी आपके मिडिल एज के प्लेस थे, ठीक है, कब के थे, मिडिल एजेस के थे, ठीक है, मिडिल एज के ये प्ले थे जो ईसाई संतों के जीवन और उनके द्वारा जो वो चमत्कार करते थे ना, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती थी, यानी कि सेंट्स के बारे में दिखाया जाता था, उनके जीवन के बारे में दिखाया जाता था, वो क्या क्या मिरेकल करते थे उस चीज़ों को दिखाया जाता था। ये अक्सर कहाँ पे दिखाए जाते थे, तो अक्सर ये ना चर्च में दिखाया प्रस्तुत होते था, ये प्ले चर्च में इसको परफॉर्म किया जाता था, समझ में आया, चर्च में इसको परफॉर्म किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हाट टाइप ऑफ मिडिवल प्ले प्रेजेंटेड अ रियल फिक्सेस अकाउंट ऑफ लाइफ ऑफ मार्टियर। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पे मार्टियर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मार्टियर तो ऊपर मैंने बता ही दिया है, ये मार्टियर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसका ये पूछा जाना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ठीक है। जो मिस्ट्री प्लेज है मैं समझा दे रही हूँ, मिस्ट्री प्लेज होता क्या है, ठीक है। मिस्ट्री प्लेज जो होते हैं, मिरेकल प्लेज मैंने बताया, ये भी मिडिवल प्ले ही है, ये भी मिस्ट्री प्लेज, मिरेकल प्लेज, मोरालिटी प्ले, तीनों प्ले एक ही टाइम के हैं। और यहाँ पे जो मिस्ट्री प्ले है ना, ये ध्यान रखना है, जो मिस्ट्री प्ले है ये आपका ना बाइबिल की कहानियों पर बेस्ड होता है, किस पर, बाइबिल की स्टोरी पर, बाइबिल्स स्टोरी बेस्ड, ठीक है, ये बाइबिल की कहानियों पर बेस्ड होता है, ये ध्यान रखना है, मिस्ट्री प्लेज होते हैं, ठीक है। ये जैसे कि आप देख सकते हो एडम एंड ईव, जीसस क्राइस्ट का जन्म, डेथ जैसी घटनाओं को ड्रामेटिक कर देना, मतलब उसको ना लाके ड्रामेटिक फॉर्म में करके दिखाना, ठीक है, जैसे कि एडम और ईव को दिखाया जाए, एक ड्रामा के रूप में आके दिखाया जाए, जीसस क्राइस्ट का जन्म वगैरह दिखाया जाए, डेथ को दिखाया, ये सारी घटनाओं को ना एक ड्रामेटिक रूपांतरण कर दिया जाए, एडेप्टेशन कर दिया जाए, उसको एक ड्रामा के रूप में, एक प्ले के रूप में दिखाया जाए, ये होता है मिस्ट्री प्लेज, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ये होता है मिस्ट्री प्लेज। ये अक्सर ना ट्रेड गिल्ड्स द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, ये ध्यान रखना है, ट्रेड गिल्ड्स द्वारा, ठीक है, यानी कि जो व्यापार संघ होते थे उनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता था। ये हो गया मिस्ट्री प्लेज, ये थोड़ा सा गलत दे दिया है, मैंने यहाँ पे बता दिया, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी ये थोड़ा सा गलत दे दिया, मैं इसको PDF में सही कर दूंगी, ठीक है, PDF मिलेगा तो। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हाट टाइप ऑफ मिडिवल प्ले यूज्ड पर्सोनिफाइड एलिगोरिकल कैरेक्टर्स टू टीच अ मॉरल लेसन। अब आ गया मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले क्या होता है, पूछा जा रहा है, ये भी मिडिवल प्ले ही है। मिडिवल प्ले का वो कौन सा प्रकार है जो क्या करता है, एक मॉरल सबक सिखाता है और मानवीकृत रूपक कैरेक्टर का यूज़ करता है, उसे कहते हैं मोरालिटी प्ले। इनमें क्या होता है, इन प्लेस में जो कैरेक्टर होते हैं ना, वो रियल कोई आदमी नहीं होते हैं, कोई ह्यूमन नहीं होते हैं, बल्कि इसके जो कैरेक्टर होते हैं ना, इसके कैरेक्टर ध्यान रखना, जैसे मैंने गुड लिखा, अच्छाई, बुराई, लालच, पुण्य, डेथ, ये सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं इंसानों के ना, तो इसको क्या कर दिया जाता था, पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाता था, यानी कि इनको ना मानवीकरण दे दिया जाता था, यानी कि इनको एज ए ह्यूमन ऐसा लगता था कि एज ए ह्यूमन ये कैरेक्टर कर रहे हैं, जैसे कि गुड हो गया, आपका बैड हो गया, ये सारे कैरेक्टर थे, ये इंसानों की क्वालिटी है ना, ग्रीड हो गया, इसमें ये सारे क्या करते थे, एज ए कैरेक्टर काम करते थे, ठीक है। और आपका डेथ हो गया, तो ये सारे अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं, इनको ना पर्सोनिफिकेशन दिया जाता था। इनका उद्देश्य ऑडियंस को क्यों ऐसा दिया जाता है, इनका उद्देश्य सिर्फ यही रहता था, ऐसे करके ये लोग प्ले को क्या करते थे, परफॉर्म करते थे। इनका उद्देश्य क्या होता था, कोई बन गया गुड, कोई बन गया बैड, कोई ग्रीड बन गया, ग्रीड भी यहाँ पे एक कैरेक्टर बन गया, बैड कैरेक्टर, ये भी कैरेक्टर बन गया, सब कैरेक्टर बन के प्ले करते थे। और इसका उद्देश्य ऑडियंस को ना नैतिक और धार्मिक शिक्षा देना होता था, जैसे कि एवरीमैन सबसे फेमस मोरालिटी प्ले है। एवरीमैन अगर देखा जाए तो सबसे फेमस मोरालिटी प्ले है, अब पूछा भी गया है कितनी बार ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, हु इज़ द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। तो स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो क्या कहलाता है, वो प्रोटैगनिस्ट कहलाता है, जिसको हम हीरो भी बोलते हैं। हीरो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर भी बोलते हैं, हीरो बोलते हैं।
प्रोटैगनिस्ट कहानी का मुख्य कैरेक्टर होता है जिसके चारों ओर कहानी घूमती है और रीडर आमतौर पर उसकी सफलता का कामना करता है। ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो या वीर हो, लेकिन वह कहानी का सेंट्रल पॉइंट होता है। और रीडर जो रीडर होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, वो प्रोटैगनिस्ट के साथ रहते हैं हमेशा, चाहे प्रोटैगनिस्ट कैसा भी हो, खराब हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन रीडर की जो सिंपैथी, जो ऑडियंस की सिंपैथी होती है वो प्रोटैगनिस्ट के साथ ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, 100 कर लेते हैं, देन उसके बाद 100 हम नेक्स्ट में कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हु इज़ द कैरेक्टर आर फोर्स आर कॉन्फ्लिक्ट विद द मेन कैरेक्टर। अब इसके अपोजिट क्या होता है भाई, हीरो कहीं रहेगा तो उसके अपोजिट में विलन तो रहेगा ना, तो विलन को ही हम क्या कहते हैं, विलन को ही हम क्या कह रहे हैं, विलन को हम एंटागोनिस्ट कहते हैं। समझ में आए, एंटागोनिस्ट जिन्हें हम हिंदी में खलनायक बोलते हैं। एंटागोनिस्ट वह कैरेक्टर होता है जो ग्रुप या शक्ति का प्रोटैगनिस्ट के लक्ष्य को रास्तों में बाधा डालता है, यानी कि प्रोटैगनिस्ट जो भी काम कर रहा है इसके लक्ष्य के, इसके रास्ते में बाधा डालने वाला इसका काम रहता है विलन का। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। अच्छा, अगला है, व्हाट इज़ अ नोवेल डीलिंग विद वन पर्सनस फॉर्मेटिव ईयर्स और स्पिरिचुअल एजुकेशन। इसे क्या कहते हैं, बिल्डिंग्सरोमन कहते हैं। मतलब वह नॉवल क्या कहलाता है जो किसी एक कैरेक्टर के एक फॉर्मेटिव ईयर्स या आध्यात्मिक शिक्षा से रिलेटेड होता है, इसे कहते हैं आपका बिल्डिंग्सरोमन। ठीक है, बिल्डिंग्सरोमान कहते हैं। ये ना जर्मन शब्द है, ये क्या है, एक जर्मन शब्द है, जर्मन टर्म है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है शिक्षा का उपन्यास। एक ऐसी ये लिटरेरी जॉनरा है ना बिल्डिंग्सरोमन, जहाँ हीरो के जो प्रोटैगनिस्ट होता है, प्रोटैगनिस्ट के बचपन से लेकर, यानी कि चाइल्डहुड से लेकर अडल्ट तक, ये चाइल्डहुड से लेकर अडल्ट तक, ठीक है, अडल्ट होने तक के मनोवैज्ञानिक नैतिक विकास पर सेंटर्ड होता है। ठीक है, इसे कमिंग ऑफ एज कहानी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, कमिंग ऑफ एज स्टोरी भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। इसमें अगर पॉइंट्स आपने याद रखनी तो ग्रोथ याद रखना, डेवलपमेंट याद रखना, ये सारी पॉइंट्स है। पॉइंट्स अगर कभी पूछ लिया जाए, बिल्डिंग्सरोमान की डिफिनेशन पूछ लिया जाए तो ग्रोथ जरूर आएगा या डेवलपमेंट जरूर आएगा, यानी कि ग्रोथ होता है। एक हीरो का क्या होता है, चाइल्डहुड से लेकर अडल्ट तक पूरी जर्नी दिखाया जाता है, उसकी पूरा ग्रोथ दिखाया जाएगा, उसका डेवलपमेंट दिखाया जाएगा, बचपन से लेकर वयस्क होने तक उसके मनोवैज्ञानिक और नैतिक विकास पर पूरी तरह से सेंटर्ड होता है। जैसे कि चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। What type of novel relates the adventures of a roguish hero of low social class? इसे क्या बोलेंगे, इसे पिकारेस्क नॉवल बोलते हैं। क्या कहते हैं, पिकारोस। किस प्रकार का वो नॉवल है जहाँ पे निम्न सामाजिक वर्ग का एक धूर्त प्रोटैगनिस्ट के साहसिक कार्यों का वर्णन होता है। इसमें जो हीरो होगा ना वो थोड़ा सा धूर्त टाइप का होगा, रगिस टाइप का होगा। तो उसमें क्या होगा, ये लो सोशल क्लास से होगा, जो हीरो होगा वो लो सोशल क्लास से होगा और थोड़ा सा धूर्त टाइप का हीरो होगा। इसे कहते हैं पिकारेस्क नॉवल। पिकारो जो आया है ना, ये जो पिकारो एक स्पेनिश वर्ड है, एक स्पेनिश टर्म है, ये याद रखना है। एक स्पेनिश टर्म है जिसका मतलब होता है धूर्त, जिसका मतलब होता है रोग, आप बोल सकते हो ROGUE, जिसका मतलब क्या होता है, रोग, धूर्त टाइप का। ये नावल ना एक एपिसोडिक कहानी सुनाता है, यानी कि एपिसोड में कहानी सुनाता है और सामाजिक रूप से निम्न और आकर्षक और चालाक हीरो के कारनामों पर सेंटर्ड होता है। यानी कि इसमें जो हीरो होगा ना वो सामाजिक रूप से थोड़ा लो क्लास का होगा, आकर्षक तो होगा ही, थोड़ा चालाक होगा, उसके कारनामे, उसके जो कार्य हैं, उसके जो एक्शन है उसके बारे में सेंटर्ड होगा, उसके बारे में दिखाता है ये इसमें पिकारेस्क नॉवल में। हीरो अपनी बुद्धि के बल पर एक भ्रष्ट समाज में जीवित रहता है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। व्हाट इज़ अ नॉवल रिटन एज अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूजली लेटर्स। तो वह नॉवल क्या है जो डॉक्यूमेंट्स की एक सीरीज के रूप में लिखा गया है, आमतौर पर लेटर्स के रूप में, जिसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एपिस्टोलरी नॉवल। इस प्रकार का नॉवल पूरी तरह से किस पे होते हैं, लेटर्स पे होते हैं, यानी कि लेटर्स में कहानी बताई जाती हैं, लेटर्स में, डायरीज में कहानी बताई जाती हैं, या फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से कहानी कहता है।
इस प्रकार के नॉवल में आप यही देखोगे कि लेटर्स हो गया, डायरीज हो गया, या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से कहानी कही जाती है। ठीक है, ये ऐसा क्यों कहा जाता है, ये रीडर के कैरेक्टर के जो विचार हैं, ताकि जो कैरेक्टर के जो विचार है, जो भावनाएं हैं, वो सीधे पहुँचे रीडर के पास। जैसे इसके लिए सबसे फेमस कौन है, सैमुअल रिचर्डसन है। सैमुअल रिचर्डसन का पैमिला, वो एक क्या है आपका, सैमुअल रिचर्डसन का रिचर्डसन, इनका पैमिला है, ये एक क्या है, एपिस्टोलरी नॉवल ही है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हाट जॉनरा कंबाइंस फिक्शन, हॉरर, डेथ एंड रोमांस। रोमांस इसे क्या कहेंगे, जिसमें आपको फिक्शन मिलेगा, हॉरर मिलेगा। फिक्शन मतलब काल्पनिक चीज़ें रहेंगी, हॉरर डर रहेगा, डेथ दिखाया जाएगा, एंड रोमांस। तो इस जॉनरा को हम क्या कहेंगे, गॉथिक फिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, गॉथिक फिक्शन कहेंगे। गॉथिक अगर लिटरेचर में देखा जाए तो रहस्य होता है, आतंक दिखाया जाएगा, अलौकिक घटनाएं दिखाई जाएंगी, रोमांस का कॉम्बिनेशन होगा। इसकी सेटिंग अक्सर कहाँ पे होगी, तो ओल्ड काशल। इसकी सेटिंग कहाँ पे होती है, तो ओल्ड काशल, ये ध्यान रखना, ओल्ड काशल यानी कि पुराने या डरावने महल होंगे, खंडहर होगा, या सुनसान जगहों पर होती है। इसमें जो अक्सर ना एक परेशान हीरोइन और एक रहस्यमयी हीरो होता है, कुछ इस तरह, ये ध्यान रखना है। ये कुछ इसके की फैक्ट हैं, आपने याद रखना है। जैसे कि फिक्शन, हॉरर, डेथ, ओल्ड काशल होगा, डरावने महल होंगे, अक्सर पुराने डरावने महल होंगे, खंडहर, सुनसान जगहों पर ये सारी स्टोरी दिखाई जाती हैं। व्हाट इज़ द फिक्शन नॉवल बोला जाता है उसे, गॉथिक नॉवल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, गॉथिक फिक्शन बोलते हैं, या आप बोल सकते हो गॉथिक नॉवल। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और गॉथिक नॉवल की अगर बात की जाए, सबसे पहले गॉथिक नॉवल कब आया था, तो वो जो द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ये याद रखना है, द कैसल ऑफ CASTLE, द कैसल ऑफ ओट्रेंटो। ठीक है, होरेस वॉलपॉल का है, ये होरेस वॉलपॉल का है द कैसल ऑफ ओट्रेंटो। ये जब उन्होंने पब्लिश किया तो सब वहीं से गॉथिक नॉवल की शुरुआत हो गई। व्हाट इज़ द टाइम एंड प्लेस इन विच अ स्टोरी अकर्स, जहाँ टाइम और प्लेस, वह टाइम और प्लेस क्या है जिसमें कहानी घटित होती है, जिसमें स्टोरी अकर्स होती है, घटित होती है, उसे सेटिंग कहते हैं। सेटिंग में कहानी का जो टाइम होता है, जैसे कि हिस्टोरिकल टाइम है, दिन का टाइम है, स्थान है, भौगोलिक स्थिति हो गया, कोई सामाजिक वातावरण, दोनों शामिल होते हैं। तो ये कहानी के मूड और कैरेक्टर के एक्शन को बहुत प्रभावित करता है, इसे बोला जाता है सेटिंग। व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट मेकअप अ स्टोरी, इसे क्या बोलते हैं, प्लॉट बोलते हैं। ठीक है भाई, कहानी किस पे बेस्ड रहेगी, प्लॉट तो वही होता है, जैसे आप घर बना रहे हो तो नीचे क्या देते हो पहले, ठीक है, प्लॉट मतलब होता है नींव, जिस पे कहानी टिकी होती है। जैसे आपका घर ना, जैसे आप नींव डालते हो पहले ना, वो नींव रहता है पहले चारों तरफ, तब तो उस पर घर दीवारें खड़ा करते हो, ये नींव ही क्या है, एक प्लॉट है। उसी तरह कहानी में भी आता है, वो नींव पढ़नी चाहिए, तभी तो उसी के बेस पे कहानी चलेगी, तो वो होती है प्लॉट। ठीक है, यानी कि प्लॉट कहानी में होने वाली जो घटनाओं की सीरीज होती है। ठीक है, ये सिर्फ नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये भी हुआ, क्यों हुआ, ये सब कारण और प्रभाव। इसमें आमतौर पर एक्सपोजिशन से लेकर राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन, डेनोमा भी शामिल होते हैं प्लॉट में, यानी कि पूरी नींव, जैसे मैंने भी बताया, घर का एग्जाम्पल दिया। व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच अ स्टोरी इज टोल्ड, वह दृष्टिकोण क्या है जिससे कहानी कही जाती है, तो उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पॉइंट ये बताता है कि कहानी कौन कह रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब दृष्टिकोण, ये बताता है कि कहानी कौन कह रहा है, नरेटर। और यहाँ पे ये बताता है कि रीडर को कितनी जानकारी मिलती है, वो कैरेक्टर और घटनाओं को कैसे देखता है, अपने किस नज़र से देखता है, कैसा उसका दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू बोला जाता है। वर्ड पॉइंट हम यहाँ पे 100 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी वीडियो। व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू यूजेस प्रोनाउन आई, तो ये जो अगर हम प्रोनाउन आई का यूज़ करते हैं तो ये किस प्रकार का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पॉइंट ऑफ व्यू आई का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये ना फर्स्ट पर्सन नरेशन है। आई मतलब फर्स्ट पर्सन नरेशन, इसमें कहानी का जो एक कैरेक्टर स्वयं कहानी कहता है, मतलब इसमें कहानी का एक कैरेक्टर खुद कहानी सुनाता है, कहता है, और मैं यार मुझे जैसे प्रोनाउन का यूज़ करता है। रीडर केवल वही जानता है जो ये कैरेक्टर जानता है और महसूस करता है। समझ में आया, जिसमें कैरेक्टर खुद ही बोलेगा, कहानी बताएगा, और मैं का यूज़ करेगा,
मैं का प्रोनाउन यूज़ करेगा, मैं यार मुझे का, तो रीडर बस उसी को जानेगा कि हाँ उसी को जानता है, मतलब जो कहानी कह रहा है उसी को जान रहा है, उसी को महसूस कर रहा है। व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू अलाउज द नरेटर टू नो द थॉट्स ऑल कैरेक्टर्स, वो कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ नरेटर सभी कैरेक्टर के विचारों को जानने की अनुमति देता है। यहाँ पे तो सिर्फ रीडर को किसके बारे में पता चलता है, इस फर्स्ट पर्सन नरेशन के बारे में, यही कहानी कहेगा और उसी के बारे में हम जैसे रीडर जानेंगे, हाँ उसी के बारे में समझेंगे, उसके इमोशन को समझेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ पे नरेटर सभी कैरेक्टर के विचारों को जानने की अनुमति देता है, तो वो थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट है। ठीक है, थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट। इसमें क्या होता है, इसमें नरेटर कहानी का पार्ट नहीं होता। जब थर्ड पर्सन ऑमनिसेंट आ जाएगा ना, तो इसमें जो नरेटर होगा यानी कि जो कहानी कहने वाला होगा वो पार्ट नहीं होता कहानी का, बल्कि वह करके बोलेगा। क्या, ही वह करके प्रोनाउन को यूज़ करेगा। इसका मतलब नरेटर खुद अपनी कहानी नहीं कह रहा है, वो वह करके किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहा है। समझ में आया, उसे बोला जाता है। यानी कि ओमनिसेंट मतलब सर्वज्ञ है। यहाँ पे नरेटर जो है वो सभी कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है वह जानता है और किसी भी समय किसी भी स्थान पर हो रही घटनाओं के वर्णन कर सकता है। ओमनिसेंट मतलब जो थर्ड पर्सन कैरेक्टर है, मतलब जो कैरेक्टर है, जो नरेटर है वो सभी कैरेक्टर के बारे में जान रहा है, तभी तो वह करके किसी थर्ड पर्सन को मतलब कहानी सुना रहा है थर्ड पर्सन की। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू अलाउज द नरेटर टू नो द थॉट्स ऑफ ओनली वन कैरेक्टर, इसे क्या कहेंगे, वो कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू है जहाँ नरेटर को केवल एक कैरेक्टर के विचारों को जानने की अनुमति देता है, वो होता है थर्ड पर्सन लिमिटेड। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें नरेटर कहानी का पार्ट, इसमें भी नरेटर जो होता है वो कहानी का पार्ट नहीं होता, लेकिन वह केवल एक ही कैरेक्टर के विचारों और भावनाओं तक लिमिटेड रहता है। यानी कि कहानी मतलब रीडर कहानी को उसी एक कैरेक्टर के दृष्टिकोण से देखता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। व्हाट इज द नरेटिव टेक्निक दैट प्रेजेंट्स थॉट्स एज इफ दे वर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम कैरेक्टर्स माइंड, वो नरेटिव टेक्निक क्या है जहाँ पे एक थॉट्स आते हैं और एज इफ दे वर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम कैरेक्टर्स माइंड, और वो वैसे ही उसके कैरेक्टर के माइंड में आ जाते हैं, उसे क्या कहेंगे। ठीक है, मतलब वो तकनीक क्या है, वो डिवाइस क्या है जो विचारों को इस तरह प्रस्तुत करती है मानो वो सीधे किसी कैरेक्टर के मन में आ रहे हों। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसे कहा जाता है। तो इसके लिए ना विलियम जेम्स जाने जाते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने नोबल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में इस टर्म का कॉइन किया है। वर्जीनिया वुल्फ ने इसको यूज़ किया है बहुत। तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखना है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इस टर्म को कॉइन करने वाले विलियम जेम्स जाने जाते हैं। ये एक नैरेटिव शैली है जिसमें किसी कैरेक्टर के विचार हो गए, उसके जो भावनाएं हो गए और उसकी यादों की निरंतर प्रवाह को ठीक वैसे ही रिप्रेजेंट करने का प्रयास करती है जैसे वह मन में आता है उसके मन में। ठीक है, बिना किसी तार्किक क्रम के, बिना किसी व्याकरण के। ये बहुत ही आंतरिक अव्यवस्थित हो सकता है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वही है जो लगातार हमारे मन में हमारे विचार, हमारे भावनाएं, हमारी यादों की निरंतर प्रवाह ठीक वैसे ही प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि हमारे मन में लगातार जो हमारे चल रही है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे विचार है, लगातार चल रहे हैं बिना रुके, वो होते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, जैसे अभी पढ़ा रही हूँ तो फिर हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, आप पढ़ भी रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि अभी यही पढ़ना है, फिर नेक्स्ट मुझे वो क्लास लेनी है, मुझे वो क्लास लेनी है, फिर घर में काम करना है, ये करना है। बहुत सारी दिमाग में सारी चीज़ें चलती रहती हैं एक ही टाइम पर। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट इज़ द सीन सेट इन टाइम अर्लियर दैन द मेन स्टोरी, इसे क्या कहते हैं, मतलब मुख्य कहानी से पहले, मेन स्टोरी से पहले समय में सेट किया गया दृश्य क्या कहलाता है, तो उसे फ्लैशबैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लैशबैक। फ्लैशबैक क्या होता है, जैसे कि आप बहुत सारी मूवीज़ देखते हो, सीरियल देखते हो, तो उसमें जो कहानी, जो कैरेक्टर रहेगा उसको कुछ याद करना रहेगा ना, तो वो फ्लैशबैक में जो उसको कुछ फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई, यानी कि पहले से पास्ट में कोई कहानी बता दी गई हो, वो पास्ट की कोई घटना को दिखाने लग जाएगा। ठीक है, मतलब फ्लैशबैक की कहानी को ना प्रेजेंट समय को बाधित करके, यानी कि जो प्रेजेंट समय स्टोरी चल रही है उसको रोक कर पास्ट की किसी घटना को दिखाने की एक डिवाइस होती है, एक तकनीक को कहा जाता है। आप बहुत सारी मूवीज़ और सीरियल वगैरह में देखे होंगे, प्रेजेंट में एक्टर बैठी है और वो अपने पास्ट, अपने किसी बिलबेट से बिछड़ गई है, तो अपने बिलबेट के पास्ट, अपने बिलबेट से जो पास्ट में उसका जैसा रिलेशन था, उसने टाइम बिताया था, उसके बारे में वो सोचने लग जाते, तो वो प्रेजेंट का छोड़ के पास्ट का दिखाने लग जाता है, तो वो होता है फ्लैशबैक। व्हाट इज़ द हिंट और क्लू अबाउट व्हाट विल हैपन लेटर इन अ स्टोरी, इसे बोलते हैं फोरशैडोइंग। इसे बोलते हैं फोरशैडोइंग। एक कहानी में बाद में क्या होगा इसके बारे में एक संकेत दे देना, एक सुराग दे देना, एक क्लू दे देना कि कहानी में आगे क्या होने वाला है, पूर्वाभास दे देना।
ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें राइटर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही इंडिकेट कर देता है किसी ऑडियंस को। ऐसा क्यों करता है कि आगे क्या होने वाला है, ऐसा क्यों करता है ताकि ऑडियंस के अंदर एक उत्सुकता बनी रहे। ठीक है, ये रहस्य और उत्सुकता पैदा करने में मदद करता है। फोर शेडविंग कहा जाता है, कुछ ऐसा क्लू दे देगा, कुछ ऐसा इंडिकेट कर देगा ऑडियंस को या रीडर को, ताकि अभी आने वाले कि आगे बहुत अच्छी सीन आने वाली है, अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है देखने की, पढ़ने की, तो कुछ वो उसे कहा जाता है फोर शेडविंग। ठीक है, फोर शेडविंग, ये याद रखना है। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया और अंडरलाइंग मैसेज ऑफ लिटरेरी वर्क, उसे बोलते हैं थीम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। थीम क्या होता है? कहानी, यानी कि ये स्टोरी का मेन विचार या मेन संदेश होता है, मेन मैसेज होता है, जिसे राइटर क्या करता है, खुद ही मतलब एक्सप्रेस करता है। ये आमतौर पर प्रेम हो सकता है, प्रेम, घृणा, मतलब लव, हेट, जस्टिस, रिवेंज, डेथ जैसे यूनिवर्सल विचारों के बारे में एक टिप्पणी होती है, उसे बोलते हैं थीम। ठीक है, ये ध्यान रखना। थीम कहानी का मुख्य विचार होता है या मुख्य मैसेज होता है, उसे कहा जाता है। व्हाट इज़ द ऑथर्स एटीट्यूड टुवर्ड द सब्जेक्ट और ऑडियंस, इसे क्या बोलेंगे? यानी कि सब्जेक्ट अगर पूछा जाए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट हो या ऑडियंस के प्रति राइटर का दृष्टिकोण क्या होता है, उसे बोला जाता है टोन। यानी कि राइटर के प्रति, राइटर का जो दृष्टिकोण होता है सब्जेक्ट या ऑडियंस के प्रति, तो वो कहलाता है टोन। टोन क्या होता है? राइटर के दृष्टिकोण को दिखाता है, जो उसके शब्दों की पसंद, यानी कि उसकी डिक्शन और उसका जो सिंटेक्स में व्यक्त करना। टोन मजाकिया भी हो सकता है, टोन गंभीर भी हो सकता है, टोन सैटारिकल भी हो सकता है, टोन उदासी भी हो सकता है, थोड़ा सा उदास भी हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द फीलिंग और एटमॉस्फेयर दैट अ राइटर क्रिएट्स फॉर द रीडर, तो ये होता है मूड। ये ध्यान रखना, वो भावना, वो वातावरण क्या है जहाँ राइटर रीडर के लिए बनाता है, तो वो मूड, जिसे हम माहौल बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। मूड क्या होता है? मूड कहानी का समग्र वातावरण होता है या कहानी का पूरी भावना होती है जो रीडर महसूस करता है। इसे सेटिंग, कोई सेटिंग हो गई, कोई इमेजरी या कोई वर्णन के माध्यम से बनाया जाता है। मूड कैसा होता है? रहस्यमय, खुशनुमा, डरावना या शांत। जैसे कि हैमलेट में आप देख सकते हो, शुरुआत कहाँ से होती है? आधी रात से शुरू होता है और वहाँ पे क्या होता है, भूत का सिलसिला चालू हो जाता है, तो वहाँ पे वो एक मूड बन रहा है, वो मूड है, वो माहौल बनाया जा रहा है ऑडियंस को एक ड्रामा दिखाने के लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, व्हाट इज़ अ शॉर्ट सिंपल स्टोरी यूज टू इलस्ट्रेट अ मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन, इसे बोलते हैं पैरेबल। तो पैरेबल मैंने कितनी बार ही पढ़ाया है, ये एक शॉर्ट होती है, सिंपल स्टोरी होती है और कैसी होती है, सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक छोटी सी सरल कहानी होती है, स्पिरिचुअल लेसन दिया जाता है, मॉरल एंड स्पिरिचुअल लेसन दिया जाता है, उसे बोलते हैं पैरेबल। पैरेबल बहुत छोटी कहानी होती है और जिसमें मॉरल सिद्धांत होते हैं या धार्मिक सत्य को दिखाता है। इसमें कैरेक्टर कौन होते हैं? तो ह्यूमन कैरेक्टर होते हैं, ये ध्यान रखना है। कैरेक्टर कौन होते हैं? तो ह्यूमन कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये इतनी सारी चीज़ें कहानी रियलिस्टिक होती हैं। बाइबल में दिए गए बहुत सारे पैरेबल हैं जो इसके लिए फेमस हैं। कहानी कैसी होती है? रियलिस्टिक होती है, ध्यान रखना। व्हाट इज़ द स्टोरी विद द हिडन मीनिंग, टिपिकली अ मॉरल एंड पॉलिटिकल वन, तो ये होता है एलिगरी, यानी कि एक इसकी सरफेस स्टोरी चलती रहती है, सरफेस स्टोरी इसकी चलती रहती है और इसके साथ साथ एक हिडन स्टोरी चलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वो होती है एलिगरी। ठीक है, एलिगरी एक ऐसी कहानी है जिसमें जो कैरेक्टर हैं, जो घटनाएं हैं, जो सेटिंग है, एक दूसरे गहरे अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ये सरफेस स्टोरी चल रही है, सरफेस स्टोरी के जो कैरेक्टर हैं, जो घटनाएं हैं, वो एक हिडन स्टोरी को बता रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फार्म वगैरह, रूसी क्रांति पर उन्होंने लिखा है, जो कि एक पॉलिटिकल एलिगरी है। तो एलिगरी पॉलिटिकल भी हो सकती है, रिलीजियस भी हो सकती है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं इसी में। व्हाट इज़ अ ब्रीफ ससिंक्ट स्टोरी इन प्रोज और वर्ड्स दैट इलस्ट्रेट अ मॉरल लेसन, तो ये होता है फेबल। फेबल भी याद रखना है, इसे एपोलॉग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एपोलॉग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो फेबल भी बहुत ही छोटी कहानी होती है, फेबल भी एक बहुत छोटी कहानी होती है जिसमें अक्सर इसमें कैरेक्टर क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स के थ्रू आपको एक मॉरल लेसन दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसमें अक्सर जानवर हो जाएंगे या कोई प्लांट्स हो जाएगा या कोई नॉन लिविंग कैरेक्टर के रूप में होते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ एनिमल्स होंगे, या प्लांट्स को भी बना दिया जाएगा, प्लांट्स को भी एज ए कैरेक्टर दिखाया जाएगा, या कोई नॉन लिविंग चीज़ को भी दिखा दिया जाता है।
नॉन लिविंग थिंग्स को भी कैरेक्टर बना दिया जाता है। तो ये सारे कैरेक्टर के रूप में होते हैं जिन्हें मानवीकृत दिया जाता है, जिसे पर्सोनिफिकेशन कर दिया जाता है। इनका उद्देश्य क्या होता है? सिर्फ एक ही होता है, क्लियर आपको नैतिक सबक देना होता है, मॉरल लेसन देना होता है, जो अक्सर कहानी के लास्ट में एक कहावत के रूप में दिखाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो फेमस एग्जाम्पल इसका है ईशप फेबल्स, यानी कि ईशप की कहानियाँ। तो यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, आगे भी देख सकते हैं। स्टैटिक कैरेक्टर है, डायनेमिक कैरेक्टर है, राउंड कैरेक्टर है, फ्लैट कैरेक्टर, ये सब हम नेक्स्ट में देख लेंगे। ठीक है, 100 करते करते वैसे ही यहाँ पे 2 घंटे की क्लास हो गई है, अब और नहीं करा सकते, है ना। तो कैसा लगा? यह इसलिए इतनी ज़्यादा हो गया क्योंकि मैंने 100 जो आपका 101 तक फैक्ट कराया है ना, 101 तक पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, इस वजह से इतना टाइम चला गया है। ठीक है, बाकी इधर आपके 100 और रह गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट में देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में तभी ये 100 हम कराऊंगी जब आपके ढेर सारे कमेंट्स आएंगे एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सारी चीज़ें आएंगे और फीडबैक आएंगे, तो मैं इधर 100 भी करा दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इधर भी पूरा। चलिए फिर, कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से पक्का आपके 2-4 क्वेश्चन तो मिलने ही वाले हैं। ठीक है, तो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पार्ट 2 भी मैं करा दूंगी आपकी फीडबैक मिलने से। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड जो फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। इसका PDF मैं भेज दूँगी। ठीक है, मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। ओके, चलिए बाय बाय। और टेलीग्राम पे कैसे जुड़ेंगे? लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे व्हाट्सअप लिंक भी है एंड टेलीग्राम लिंक भी, दोनों जगह जुड़ जाइएगा। बाय बाय।